ज्योत्सना पार्टी में कितना कुमाऊं बचा है, कितना हम्म। पहाड़ बचा है? सब कुछ मेरे अंदर ही है। हम्म। बहुत कुछ निकल के बाहर आता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बाकी है। मैं नोएडा में रहती हूँ हम्म। और कोई फंक्शन हो मैं बिछौड़ा पहनना है। अच्छा। कोई अरे। फंक्शन हो मैंने बिछौड़ा पहनना है। हाँ एक नथ है सिंपल हाँ और एक है उसके अंदर मोर बने हुए, थोड़ी सी हाँ हैवी होती है। हाँ। तो मैंने अपनी मॉम को बोला मेरे लिए अगर आप नथ बना रही हो तो थोड़ी भारी वजनदार है नथ भी होनी कैसे चाहिए। संभाला नाक वाक जो सर है? बस प्राइड है। प्राइड है उत्तराखंड की। इन्होंने डोगरियों को जो है कुमाऊं नहीं बना दिया। हाँ। मतलब मैं तो डोगरी बन नहीं पाई। डोगरी को नहीं हो गया। मतलब ये इन्फ्लुएंस है मेरे हाँ कल्चर का। सबसे ज्यादा मैंने अपनी मम्मी को परेशान किया आटा गूंदने में। तो उनको पता था मुझे आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझसे गुंदवाती थी। एक दिन मैंने बच्चों बहुत का। खराब आटा गूंद दिया। हाँ। मतलब मैंने डाल दिया पानी, मैंने कहा ये बनता रहे स्विमिंग पूल। तो वो मम्मी है, उन्होंने और आटा डाला, बेटा गूंदो ऐसे ठीक करो। उससे मुझे रियलाइज हुआ सिखा। काम करके खत्म करके छोड़ दो, फिर परेशान नहीं होगा। एथलीट रही हैं, नेशनल लेवल खेला है, बॉक्सर भी रही हैं, स्टेट लेवल की। बॉक्सिंग इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी मदर को ये फियर था कि नाक वाक टूट जाएगी, बड़ा खून हिंसक निकल गेम है। जाएगा, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, शादी कौन करेगा इससे। घर में एग्जाम होते थे, केबल कट जाती थी डिश। और उसके बाद रात को नो टीवी, छुप छुप के हम देखने की कोशिश करते थे लेकिन अलाउड नहीं था। बाबा रामदेव के साथ जो है योग कर रही हैं, तो ये सब कैसे हुआ? सर इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है, वो आपदा में अवसर है ना। ये वही हो गया। When yoga happened to me, I happened to yoga। वो हो गया। मतलब एक डेढ़ साल लगा बॉडी को अलाइन करने में और चीज़ों को समझने में। मैं घर का खाना खाती हूँ, बाहर का खाना मुझे जमता जचता नहीं है और वो आदत भी नहीं डाली। पापा ने कभी बाहर का खिलाया नहीं। उन्होंने बोला कि बाहर का नहीं खाना है। गोलगप्पे और चुस्की उसकी बहुत चलती थी हमारे टाइम पे। बड़ा मतलब बड़ा मन करता था, एक आधी बार छुप के खाई है। मेरी मम्मी की शिकायत थी कि तुम्हें डांस करना नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी मम्मी की वो भी शिकायत दूर कर। दिशा पाटनी से ज्योत्सना पाटनी का क्या नाता है, ये खुद बताएंगे। हाँ। नमस्कार, मैं मनु पवार और आज मेरे साथ बातचीत में जो ख़ास मेहमान हैं इसकी झलक आप देख ही चुके हैं। मेरे साथ हैं ज्योत्सना पाटनी, जो कि टीवी न्यूज़ एंकर हैं, अभी इंडिया टीवी में काम कर रही हैं। इनको आपने ज़रूर देखा होगा। ज्योत्सना, बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बुलाने के लिए। ज्योत्सना का ताल्लुक हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों से है। लेकिन ज्योत्सना सिर्फ वही नहीं है जो आप टीवी पे देखते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी है उसके कई डायमेंशंस है, कई तहें हैं। निदा फाजिल साहब ने एक बहुत चर्चित शेर कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो जो आप अगर आप इनको देखते हैं तो कई और तरह से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इन ज्योत्सना पाटनी के भीतर भी कई ज्योत्सना है, 10-20 ज्योत्सना है। थोड़ी एक्सप्लोर हो गई हैं, थोड़ी हो रही हैं। ये टीवी न्यूज़ एंकर तो है ही, नेशनल लेवल की एथलीट रही हैं भाई साहब, और बॉक्सर भी रही हैं, ठीक है ना, अपने ज़माने में, अपने टाइम पे, बचपन वाले ज़माने में। और टीवी पर देश को योग सिखा रही हैं, बता रही हैं, और बाबा रामदेव के साथ मंच शेयर कर चुकी हैं, करती रही हैं योग में। तो ये इनके कुछ हाइलाइट्स मैंने बताए हैं। इन सारे पहलुओं पर ज्योत्सना पाटनी से बातचीत होगी और ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड की चर्चित एक्ट्रेस दिशा पाटनी से ज्योत्सना पाटनी का क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। तो ज्योत्सना जी सर, जब हम ज्योत्सना पाटनी कहते हैं तो पाटनी सरनेम हमें सीधे आपके रूट्स का पता देता है। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मतलब उत्तराखंड से हैं, आपका गांव, आपका घर कहाँ है? उत्तराखंड से हूँ, आपने जैसा कि बता ही दिया। उत्तराखंड में सोमेश्वर एक जगह है, रानीखेत से आगे। जिन लोगों को सोमेश्वर का आइडिया नहीं है, लेकिन जो उस इलाके को और उस बेल्ट को समझते हैं, वो रास्ते अलग अलग जाते हैं। रानीखेत से भी एक रास्ता आगे अलग जाता है, दूसरा अलग जाता है। तो बेसिकली सोमेश्वर से मैं हूँ। मेरी रूट्स वहाँ की हैं, मेरा पिटर्नल जो हाउस है वहाँ का है। लेकिन मेरे दादाजी बहुत
अर्ली इन हिज लाइफ केम टू अ प्लेस, जिस एक जगह आ गए थे जिसका नाम है टनकपुर। ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। अब बहुत से ना जो पहाड़ी लोग हैं उनको वो मिस टनकपुर हाजिरो याद आएगी। नाम वही है लेकिन जगह है, ये जानवर नहीं है। और दादाजी जब आ गए थे तो वो टनकपुर में उन्होंने धीरे धीरे सेटल होना शुरू किया। और मेरे फादर की जो पैदाइश है वो भी टनकपुर की ही है। अच्छा। और मेरी जो पैदाइश है वो भी टनकपुर की है। अच्छा। तो मतलब मैं गांव में पैदा नहीं हूँ, टनकपुर में पैदा हुई हूँ। और सो इज माय फादर। तो हम लोग एक आधी बार गए हैं, रानी खेत तक मैं गई हूँ। अभी आपने क्योंकि मुझसे पूछा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब इट्स हाई टाइम, अब मुझे देखना पड़ेगा वो पूरा पैटर्नल विलेज कैसा है, जहाँ मेरे दादाजी लोग पहले रहा करते थे, उनके फोरफादर्स रहते थे। तो नेक्स्ट ईयर, इस साल तो टाइम नहीं है, साल भी खत्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं वहां जाऊं और देख कर आऊं और अपनी रूट्स से और कनेक्टेड फील करूं। टनकपुर में कौन रहते हैं अभी? क्या फैमिली वहीं है या कौन है? हाँ, टनकपुर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरी मॉम और मेरे बड़े ब्रदर उधर ही रहते हैं। और जो मेरा छोटा भाई है ही वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ही कीप्स विजिटिंग अस। वो आता है, हमसे मिलता रहता है, लेकिन अब वो मूव हो गया है काम के सिलसिले में। अच्छा। तो इस वक्त मम्मी पापा ही हैं और एक्सटेंडेड फैमिली में ताऊ जी, ताई जी लोग रहते हैं और सब आसपास ही रहते हैं। टनकपुर में ही है? टनकपुर, खटीमा, बनबसा सब आसपास ही रहते हैं। कुछ लोग थोड़ा बरेली की तरफ भी रहते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत दूर नहीं है। तो ये बताइए, आप की फैमिली चूंकि टनकपुर में आ चुकी थी, मतलब आपकी पैदाइश टनकपुर की ही है? बिल्कुल। और पढ़ाई लिखाई पैदाइश मेरी टनकपुर की ही है। इनफैक्ट मैं अपने घर में ही पैदा हुई थी, हॉस्पिटल में भी। और अच्छा। मैं जैसे कई बार पूछती हूँ अपनी मम्मी से तो बताती हूँ तो घर में ही हुई थी, इसी रूम में हुई थी। और पढ़ाई भी मेरी वहीं की है। मैंने 10th तक वहाँ एक बड़ा अच्छा स्कूल है, सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ से 10th तक पढ़ाई की। फिर 11th 12th के लिए मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बनबसा एक जगह है, वहाँ एक आर्मी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, दो हैं, एक नंबर 1 एक नंबर 2, नंबर 2 NHPC में। सो मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बनबसा वाली हूँ। तो नंबर 1 जो है शुरू से ही आप हैं। ओके जी, वहां से मैंने 11th 12th किया, फिर उसके बाद बाहर निकल गए। अच्छा, बाहर मतलब आप पढ़ाई के लिए निकली? हाँ, फिर ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ चली गई। 3 साल वहाँ ग्रेजुएशन किया, चंडीगढ़ एक्सप्लोर किया, लाइफ एक्सप्लोर की, अच्छा, लोग एक्सप्लोर किए। और अभी चंडीगढ़ इज लाइक सेकंड होम टू मी। तो जितना मुझे अपना घर पसंद है टनकपुर, उतना ही मुझे चंडीगढ़ भी पसंद है। चंडीगढ़ इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और फिर पहली जॉब भी चंडीगढ़ में ही मिली थी। अच्छा। बहुत सारी इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स जो है वो चंडीगढ़ में की है। थोड़ा सा थिएटर किया है, मतलब कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं मंच पे, लेकिन वो बैक हैंड टीम होती है ना जो हेल्प करती है, जो डायरेक्टर के आसपास घूमती रहती है, तो वो वाली टीम में थी। तो एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो इतने सारे आपने काम कर दिए, अभी इतनी उम्र तो है नहीं आपकी। नहीं सर, जैसे आप जिस संगत में रहते हैं ना, उस संगत का असर पड़ता है। तो कॉलेज में एक सेशन हुआ था, एक लिरिसिस्ट हैं मुन्ना धिमान, उन्होंने बड़े सारे बॉलीवुड के गाने लिखे हैं, अपनी पोएट्री भी वो लिखते हैं। और विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज के साथ भी कोलैब में उन्होंने बड़े सारे गाने लिखे। तो उनका एक सेशन लगा था हमारे कॉलेज में, चितकारा यूनिवर्सिटी। तब उनसे मुलाकात हुई तो थिएटर के बारे में, म्यूजिक के बारे में और ये लिरिसिज्म क्या होता है उसके बारे में पता चला। तो धीरे धीरे उस तरफ भी, शाम को फ्री होते थे कॉलेज के बाद, तो शाम को वो वहाँ बड़ा क्रिएटिव, इट इज अ वेरी क्रिएटिव सिटी, कला भवन है, आर्ट अकेडमीज हैं, आर्ट गैलरीज हैं, तो वहाँ पर जाना शुरू किया। फिर कॉलेज से कुछ असाइनमेंट्स मिलते थे, लाइफस्टाइल स्टोरीज। हम लोगों का न्यूज़पेपर डिजाइनिंग का हर वीकेंड फाइनल ईयर में न्यूज़पेपर डिजाइनिंग हम लोग करते थे। तो उसके लिए भी हमको बोला जाता था कि जैसे एक रिपोर्टर जाता है, स्टोरी ढूंढता है, लिखता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, तो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली वैसे करना है। अच्छा। तो बड़ा मतलब ये कल्चर ही ऐसा था। तो बहुत सारे चंडीगढ़ फेस्टिवल, आर्ट लिटरेचर फेस्टिवल, म्यूजिक डांस फेस्टिवल अटेंड किए। तो सबसे ज्यादा जो नाटक होते हैं वहाँ सेक्टर 16 कला भवन है, वहाँ होते हैं। फिर एक कॉलेज है, वहाँ पर भी बड़े सारे ड्रामास, थिएटर होता है, तो बहुत देखा वो। और
फिर लगा कि मज़ा आ रहा है, तो मेरी कॉलेज की एक सीनियर थी, उनसे एसोसिएट होके फिर बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स मिले, फिर शाम को वहाँ पे मंडली सजती थी, अरे वहाँ वाह। बैठ के हम चाय पीते थे, हम्म। चाय पे चर्चा होती थी। तो बहुत उन लोगों को काम करते हुए देखा, फिर ऐसे देखते देखते फिर कब कॉलेज हो गया पता ही नहीं चला, फिर नौकरी करने लग गए। वाह। तो चंडीगढ़ ने आपको इस तरह ग्रूम किया? चंडीगढ़ ने मुझे बहुत ग्रूम किया। चंडीगढ़ ये जो चंडीगढ़ वाला चैप्टर है, ये मेरी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चंडीगढ़ मेड मी फियरलेस, चंडीगढ़ मेड मी कॉन्फिडेंट, चंडीगढ़ मेड मी वोकल, एंड चंडीगढ़ हेल्प मी एक्सप्लोर माय पर्सनालिटी, एंड थोड़ा इंडिपेंडेंट तो माँ बाप ने बनाया था, और जो बाकी इंडिपेंडेंस है वो चंडीगढ़ में भी आई। जब मतलब कॉलेज के फाइनल ईयर में आई स्टॉप आस्किंग मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। से पॉकेट मनी मिलती है ना, पीजी में रहते थे, पीजी का किराया देना है और खाने का और थोड़ा इधर उधर घूमने का, ट्रैवलिंग का। तो कॉलेज के लास्ट ईयर में हमारा इंटर्नशिप वाला सेशन था, तो आई स्टॉप आस्किंग मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैंने बोला आप लोगों ने कॉलेज फीस दे दी, बस अब मैं मैनेज कर लूंगी। सो आई डिड सो मेनी थिंग्स दैट मेड मी फील इंडिपेंडेंट। मतलब पैसा कमाना वाली बात नहीं, लेकिन उससे एक जो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आती है ना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब वो एक माइंडसेट में चेंज लाना बड़ा जरूरी है। नो हार्म जो हाउसवाइफ्स भी हैं या जिनको इंडिपेंडेंट नहीं होना है, या जिनकी चॉइसेस और टेस्ट लाइफ में अलग है, नो ऑफेंस टू देम। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, तो फिर और भी बहुत तरह की इंडिपेंडेंस उसके साथ आती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आई डोंट नो, बचपन से ही मेरे दिमाग में वो इनग्रेन था। तो वो मुझे जो स्वाद लगा वो चंडीगढ़ में लगा, और बड़ा अच्छा स्वाद है। तो चंडीगढ़ ने आपको इस तरह से गढ़ा, इस तरह से आपको ग्रूम किया। टनकपुर से आप क्या लेके आई थी? मतलब टनकपुर ने आपको कैसे तैयार किया, क्या बनाया टनकपुर? टनकपुर से मैं एक कोर वैल्यू सिस्टम लेकर आई थी, खासकर अपने परिवार से। मैं एक मिलनसार नेचर लेकर आई थी। मुझे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। अगर मुझे कोई पसंद आ भी गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी आया तो भी मैं एडजस्ट हो जाती हूँ, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, कंप्लेन्स नहीं है। और इंडिपेंडेंस का जो इंडी था वो मैं टनकपुर से ही लेकर आई थी। एक आपको मैं किस्सा बताती हूँ। जब ये नए नए पेन शुरू हुए थे स्कूल में, 4th 5th के बाद पेन इंट्रोड्यूस हुए थे, आई थिंक 5th या 6th में पेन इंट्रोड्यूस हुए थे। तो बड़ी डिमांडिंग चाइल्ड थी मैं अपने पेरेंट की, बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड थी। तो मैंने डैडी को बोला कि ये मुझे डॉट पेन नहीं अच्छे लगते, मेरे को एडजेल से लिखना है। उस वक्त एडजेल, हमारे टाइम में तो एडजेल चलते थे, इंक पेन या एडजेल। तो इंक से सब हाथ वाथ खराब हो जाते, मैंने कहा मुझे एडजेल ला के दो, मुझे ये बॉल पेन अच्छे नहीं लगते, पापा राइटिंग अच्छी नहीं आती है, फ्लो अच्छा नहीं बनता है। तो ही यूज्ड टू गिव मी those pens. So one day I asked him कि मैंने आपको बोला था मेरा रिफिल खत्म हो गया है, तो आप मेरे लिए 3 रिफिल ला देना। मतलब खत्म तो एक ही हुआ है लेकिन सेफर साइड। तो पापा बोले कि वो जो बुक स्टोर है जहाँ से बुक्स पेन्स मिलते हैं, वहाँ से जाके ले लेना और बता देना कि तुमने लिया है और फला फला। तो ही विल डू द हिसाबन किताब। तो जब मैं गई, मैं अपना एडजेल पेन खुद लेकर आई। सो मुझे लगा कि दिस इज नाइस, दिस इज इंडिपेंडेंस। मतलब यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन पीपल फॉर इवन फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग, नो। तो ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि दिस इज हाउ द सीड ऑफ इंडिपेंडेंस इज सोन, बीज ऐसे बोया जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जो मेमोरेबल है, मैं आपको बताती हूँ। फिर जब मैंने फादर एंड माई सेल्फ, हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन करूंगी। बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की थी, दिल्ली भी आए थे, दिल्ली तब पसंद नहीं आया। फिर चंडीगढ़ आ गए तो चंडीगढ़ बड़ा पसंद आ गया। तो फिर क्या पसंद आएगा? हाँ एग्जैक्टली। फिर अच्छा पापा मुझे दोनों को पसंद आ गया। तो वो आए थे मुझे ओरिएंटेशन, मेरे कॉलेज की ओरिएंटेशन थी, तो ओरिएंटेशन अटेंड करवाने के लिए। अच्छा। और उसी दौरान हमने पीजी भी ढूंढा था एरिया में। तो पापा आए, पीजी में सेटल करा के ओरिएंटेशन अटेंड करवा के ही वेंट। उसके बाद कभी नहीं आए वो।
उसके बाद मैं अकेली मैं इससे पहले कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था मैंने, ना मुझे घर में कभी अकेले ट्रैवल करने दिया था। घर में तो सारी सुविधाएं होती हैं ना, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, मतलब वी हैड ड्राइवर्स और पापा इधर उधर ले जाते थे कभी भी रिक्वायरमेंट होती थी, और सब कुछ आसपास था, छोटा सा टाउन है। लेकिन चंडीगढ़ से वापस घर अकेले जाना, फिर घर से वापस चंडीगढ़ अकेले जाना, सो ये एक पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग था कि कैसे आपके पेरेंट्स आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, कि सो दैट अब तो आपने बाहर निकल गए हो, जीवन जीना है, दुनिया देखनी है, सो दैट यू डोंट फियर थिंग्स, सो दैट यू इफ यू कैन ट्रैवल अलोन तो यू कैन डू मेनी थिंग्स। दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर गोल्स और मे बी जो आपके ड्रीम्स हैं। तो ऐसे बहुत किस्से हुए हैं। फिर जब मुझे जब मुझे इंटरव्यू आई डिड माई ट्रेनिंग फ्रॉम NDTV, तो उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो आई कॉल्ड माई फादर, मैंने कहा पापा ऐसे करके इंटरव्यू है, तो उन्होंने बोला जाओ इंटरव्यू देकर आओ, अपनी टिकट्स वगैरह चेक कर लेना। तो ही डिड नॉट कम देन ऑल्सो। तो उस वक्त तक मुझे रियलाइज हो गया था हाँ कि सब ठीक है, मतलब योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो मैंने अपनी टिकट्स वगैरह बुक की, शताब्दी चलती, बड़ा कन्वीनियंट है चंडीगढ़ टू दिल्ली ट्रैवल करना। फिर मैं यहाँ रेलवे स्टेशन उतरी, वहाँ से फिर ऑटो चलते थे उस वक्त, ऑटो लिया, अपनी मासी के घर गई। मैं मासी लिव्स नियर बाय साकेत में, ओखला के नज़दीक। फिर वहाँ से मैं, मौसा जी ने बताया कि वाली बस जाती है, बस पकड़ के NDTV के ऑफिस गई। फिर वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। अभी आई डोंट ट्रैवल दैट फ्रीक्वेंटली, बट ये सारी लर्निंग्स हैं दैट कीप्स यू humble, that keeps you connected and attached to your roots, and that also teaches you so many things. बस में ट्रैवल करने में, ऑटो में ट्रैवल करने में, या अकेले ट्रैवल करने में बहुत सारी चीजें आई कैन नॉट साहस भरा, एक आत्मविश्वास भरा अपने भीतर, बहुत सारी चीजें सिखाती हैं ये सारी चीजें, मतलब मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ लेकिन बट ये मेरे लिए बड़ा मोरल बूस्टिंग और कॉन्फिडेंट बूस्टिंग चीजें थी कि मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, एंड माय फैमिली हैज लाइक कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट ऑन मी। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस थे। तो आपके रूट्स कुमाऊं में हैं, पहाड़ में हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो चीज़ें बहुत छूट जाती हैं। मैं अगर ये पूछूं कि ज्योत्सना पाटनी में कितना कुमाऊं बचा है, कितना पहाड़ बचा है, क्या साथ में है, या ज्योत्सना पाटनी करियर की वजह से जब चीज़ें इधर उधर बिखर गई? नहीं सर, बिखरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर ही है। बहुत कुछ निकल के बाहर आता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर होना बाकी है। जैसे आई न्यू द लैंग्वेज, लेकिन हम लोगों ने मैंने घर में कभी कुमाऊनी बोली नहीं, लेकिन मेरी दादी और मेरी मम्मी हमेशा कुमाऊनी में बात करते थे एक दूसरे से। मेरी दादी अगर मुझसे बात करेंगे तो कुमाऊनी में बात करती थी, लेकिन जवाब मैंने, हाँ मुझे समझ में आती है, मुझे कुमाऊनी गढ़वाली भाषा मुझे समझ में आती है, मुझे इनफैक्ट पंजाबी भी समझ में आती है, वहाँ रही हूँ। लेकिन मे बी आई थिंक मैं बहुत क्विक लर्नर नहीं थी लैंग्वेज की, तो मैं बोल लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा 19-20 हो जाता है, थोड़ी पंजाबी मिक्स हो जाती है, थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी कुमाऊनी मिक्स हो जाती है। सो आपने आपकी मेरी जब बात हुई, तो उस बातचीत के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि आई नीड टू लर्न माई लैंग्वेज, और ये सेकेंड रियलाइजेशन था। इससे पहले भी मुझे एक बार ऐसा लगा कि एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस। जैसे आई एम मैरिड इन जम्मू कश्मीर, तो रोहित जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर में जम्मू से, तो वो लोग डोगरी बोलते हैं, तो मुझे भाषा उनकी भी समझ में आती है। अच्छा। और रोहित के पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, सिबलिंग्स, ये लोग जब आपस में बात करते हैं, तो मुझे तब लगा कि मुझे भी अपनी भाषा आनी चाहिए, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू लर्न, दिस इज समथिंग दैट आई एम लैकिंग। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल लर्न माई लैंग्वेज। फिर देन जोकिंगली रोहित सेड कि रोहित इज क्विक विद लर्निंग लैंग्वेजेस, उन्होंने कुमाऊनी सीख ली है। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो जो हमारा स्लैंग है ना, ठंडा हो रहा है, ठहरे, बल, तो जिसने दामाद तो सीख गए हैं बिटिया रानी जो है बेटी को आती है समझ में, लेकिन बेटी नीड्स टू पे लिटिल मोर अटेंशन। फिर मुझे लगता है कि
दादी जी की डेथ के बाद फिर लैंग्वेज सारी हिंदी हो गई थी। अच्छा अच्छा। मेरी मदर मुझसे हिंदी में बात करती थी। जितने भी मेरे घर में ना सीनियर थे, जितने भी बुजुर्ग लोग थे, वो सब पहाड़ी में बात करते थे। हमारा जितना स्टाफ था सब पहाड़ी में बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे वी स्टार्टेड ग्रोइंग और सब वक्त बीतता गया, तो वो लैंग्वेज धीरे 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 करके हिंदी हो गई। तो रिश्तेदारी तो होगी आपके पहाड़ हाँ, में, हाँ, मतलब आप टनकपुर में हैं, हाँ, जब वहाँ पढ़ी थी, तो रिश्तेदारी में शादियों वादियों में जाना रहा होगा कभी? हाँ सर, बिल्कुल जाते हैं। जब शादी नहीं हुई थी, तब मतलब जब शादी नहीं हुई थी, जब एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट नहीं आया था, डिटैचमेंट एज इन कि जब एक सेंस ऑफ लिविंग होम नहीं आया था, तब इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं। अब जैसे ही शादी हुई उसके बाद एक सेंस ऑफ लिविंग होम आ गया तो कल्चर ज़्यादा प्यारा हो गया। तो मेरी मम्मी हमेशा से मैंने देखा है वो साड़ी पहनती थी, तो मुझे साड़ी पहनने का बड़ा शौक था। तो साड़ी तो हालांकि बहुत सारी जगह पहनी जाती है, लेकिन पहाड़ की साड़ी की बात अलग है। पिछौड़ा होता है ना शादियों में, पिछौड़ा, वो एकदम हाँ, पहचान बता देता है। हाँ, मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ और कोई फंक्शन हो मैं पिछौड़ा पहनना है। अच्छा, अरे कोई फंक्शन हो मैंने पिछौड़ा पहनना है। हाँ। आपको मैं पिछौड़ा का एक बड़ा अच्छा किस्सा बताती हूँ। अच्छा। तो जब मेरी शादी हो रही थी, तो शादी के टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत शगन जाता है, जैसे हमारे वहाँ रोहित के वहाँ से हमारे यहाँ शगन आया, हमारे वहाँ से वहाँ शगन आया, तो शगन में जो जो चीजें थी वो तो थी, उसके साथ साथ सबके लिए एक एक पिछौड़ा था। अच्छा, सबके लिए एक एक पिछौड़ा गया था। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली में जो लोग हैं, मतलब जैसे पिछौड़ा सुहागने पहनते हैं, जितनी भी सुहागन है उन सब के लिए पिछौड़ा गया था। उसके बाद वहाँ पिछौड़े की इतनी डिमांड हुई कि जब मेरे हस्बैंड आर्मी से जब रिटायर हुए 2021 में, तो VRS लिया उन्होंने, हाँ, VRS लिया। तो मेरी मदर इन लॉ की डिमांड आई कि वो रिटर्न गिफ्ट में सबको पिछौड़ा देना चाहती हैं, तो पिछौड़े ले आए। तो 10-20 पिछौड़े खरीदे गए हैं। अच्छा। जो भी क्लोज फैमिली थे, उन सबको रिटर्न गिफ्ट में पिछौड़ा गया है। और एक पिछौड़ा मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनकी सिस्टर इन लॉ को भी गया था। एंड आपको याद होगा ये अनंत अंबानी की जब शादी थी, यंगेस्ट वन इज अनंत, तो उनकी जब शादी थी तो साक्षी धोनी ने कॉस्ट्यूम पहना था, उसमें पिछौड़ा डाला था। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर इन लॉ ने एक फोटो भेजा, कहती आई हैव द सेम पिछौड़ा। तो आप देख रहे हैं पिछौड़ा कहाँ तक पहुंच गया। अच्छा। और मेरे छोटे भाई की शादी थी, सो माय मदर इन लॉ इज वेरी कल्चरली और रिलीजियसली इंक्लाइंड। तो उनको कल्चर, रिलीजन एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे जम्मू की शादियां अलग होती हैं, पंजाब की अलग होती हैं, उत्तराखंड की अलग होती हैं, तो शी हैज दैट क्यूरियोसिटी, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब वो मेरे छोटे भाई की शादी में आई थी अभी 2 years बैक, दिसंबर में, तो उनको वो बड़ा अच्छा लगा था, फेस्टिविटीज, वो पिछौड़ा। तो पूरी शादी में पहाड़ वालों ने कम पिछौड़ा पहना हो, उन्होंने पिछौड़ा नहीं छोड़ा। गलोबंद बहुत अच्छा लगा उन्हें। अच्छा, अरे वाह। सो आई वेयर गलोबंद। गलोबंद भी मैं पहनती हूँ और उनको गलोबंद बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी उन्हें नथ लगी। तो जो ये हिमाचल पंजाब जम्मू का कल्चर थोड़ा सा सिमिलर है, कुछ कुछ चीजें उसमें सेम है, ज्वेलरी भी आप देखिएगा थोड़ी थोड़ी सेम है। और अब जम्मू में नथ होती है छोटी, अच्छा, हमारे वहाँ चलती है बड़ी नथ। और मुझे तो बड़ी नथें अच्छी लगती हैं। जैसे एक नथ है सिंपल और एक है उसके अंदर मोर बने हुए, थोड़ी सी हैवी होती है। तो मैंने अपनी मॉम को बोला मेरे लिए अगर आप नथ बना रही हो तो थोड़ी भारी वजनदार नथ होनी चाहिए। कैसे संभाला नाक वाक जो है? बस प्राइड है। प्राइड है उत्तराखंड की। तो मैंने तो 2 नाक का सवाल, हाँ, तुड़वा के बनवाई है। एक उन्होंने जो बनाई तो मुझे पसंद नहीं है, मैंने दूसरी बनाओ यार, ये थोड़ी हल्की लग रही है। अच्छा, हैवी बनाई। हैवी बनाई। तो उसमें नीचे 2 मोर हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। मतलब जो उत्तराखंड वाले हैं उनको पता होगा, जो उत्तराखंड वाले नहीं है और हमें सुन रहे हैं, आप जाके गूगल करिए। पहाड़ी नथ, उत्तराखंडी नथ गूगल करिए। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे एक दिन बोली कि तुम्हारे वहाँ की नथ बड़ी अच्छी है, मेरे लिए भी बनवा देना। मैंने कहा बिल्कुल बनवा देंगे। फिर कहती जम्मू में मुझे बता देना, मैं बनवा लूंगी। मैंने कहा मैं आपको डिजाइन भेज दूंगी। फिर उनको पोंची बड़ी पसंद आई। अरे हाँ। तो वन डे क्या हुआ कि जब मैं अपने ससुराल गई थी, तो हम लोग सुनार की दुकान में गए, जो रोहित की फैमिली साइड के जूलर है। तो उनको मैंने, वो बोले कि आपके वहाँ ये पौंची क्या होती है? तो शायद मम्मी ने उनसे बात की होगी, तो मैंने उन्हें दिखाया। मैंने कहा ऐसी पौंची होती है, आप इनके लिए बुला दीजिएगा, मैं डिजाइन भेज दूंगी। तो आप समझ रहे हैं ये मामला जो है अब ये बियॉन्ड स्टेट्स हो चुका है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप का कुछ हो गया, बहुत तगड़ा। अच्छा,
भटकी दाल होती इन्होंने है। डोगरियों को जो है कुमाऊनी बना दिया। मतलब मैं तो डोगरी बन नहीं पाई, मतलब ये इन्फ्लुएंस है हाँ, मेरे कल्चर का। हाँ, अच्छा हाँ। भटकी दाल है अच्छा ना जो, खाना, हाँ। हाँ भटकी दाल है ना, वो अब भटकी दाल जम्मू में पहुंच गई है। ओ भाई साहब। कुलथ की दाल, हाँ, कुलथ हाँ, जिस हाँ, राजस्थान में हाँ, कुलथ बोलते हैं, हमारे वहाँ तो गोहत बोलते हैं, गहत बोलते हैं। वो वहां पहुंच गई है। हाँ, हाँ, हाँ। और भांग की चटनी भांग की होती है, चटनी। मेरे फादर इन लॉ को भांग की चटनी बहुत पसंद है। बिच्छू घास होता है, बिच्छू घास की सब्जी खाई है। अच्छा, भांग की चटनी का मतलब ये नहीं होता उसमें हाँ नशा होता है, वो उसकी, मेडिसिनल क्वालिटी है, हाँ, हाँ उसकी जो है ना, क्वांटिटी। हाँ, उसकी क्वांटिटी का ये होता है। ये एक्चुअली बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि आप भांग के पकौड़े खा रहे हो, भांग हाँ। की चटनी खा रहे हो। तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, हम्म, कोई भी चीज लिमिटेड अमाउंट में ली जाए इज होल्ड्स द मेडिसिनल क्वालिटी। भांग वैसे भी इज वेरी गुड फॉर आपकी बोन हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों में इसकी चटनी बनती है, सर्दियों में खाई जाती है। और वो जो आप सना खाते हैं नींबू हाँ, का, नींबू का सर्दियों की दोपहर में छत में बैठ के, धूप लगी हाँ है धूप अपना। लगी है, पराल बिछे हैं, उसके ऊपर आप चटाई डाल के लेटे हुए हैं और दादी ओह, आपको वो खाना बना के दे रही है, उसमें भी थोड़ी सी भांग की चटनी डलती है फॉर टेस्ट। ओह, नून आता है, क्या माहौल बना दिया। मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है। नून नून आता है, होता है। लहसुन वाला नून। हाँ, वो नमक की बात कर नमक रही है जो होता है, पहाड़, हाँ। फ्लेवर्ड नमक होता है, हमारे वहाँ का अलग नमक है। अब तो आपको पता है उत्तराखंड के कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इन नमकों को होम डिलीवर करते हैं। अच्छा। सो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट गूगल करेंगे तो यू विल गेट दोज ब्रांड्स ऑनलाइन, और वो आपके घर में आपको डिलीवर करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मम्मी लेकर आई थी अभी समर्स में लहसुन वाला, हम्म, भांग वाला, और एक और था। अच्छा। 3 नमक लेकर आई थी, भाई तो मेरे साहब। फादर इन लॉ को बहुत पसंद आया वो। अच्छा, 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 अच्छा। तो आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गया। तो ये सब चीजें आपने बताई, इसमें ज्योत्सना पाटनी क्या बना लेती हैं कुमाऊनी डिशेज में, या कुछ बना मैं लेती हैं, या मम्मी हैं तो नहीं, मम्मी अ, आती हैं वो हम लोगों बनाती को हैं? ना बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिली है। उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था। हम्म, 10th में जनरली 8th 9th 10th की छुट्टियों में बच्चा क्या करता है, समर वेकेशन में घूमने जाता है ना। हाँ, हाँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहे, दादा दादी चाचू हम्म, और सब लोग, ताऊ जी ताई जी भैया दीदी ताऊ जी भाभी लोग सब आसपास ही रहते हैं। सड़क के इस तरफ हम, सड़क के उस तरफ वो, फिर दूसरी तरफ वो, फिर पीछे अच्छा, ताई जी। अच्छा, तो छोटी जगहों का फायदा क्या होता है ना, आप यू आर नॉट स्ट्रेंजर। जैसे सोसाइटीज में क्या सिस्टम हो गया, आप हाँ, बगल यहाँ तो वालों के बगल साथ ही वाला स्ट्रेंजर नहीं है। पता, हो सकता है हाँ। बगल वाले आपसे बात ना कर रहे हो, या टाइम ही नहीं है ना किसी के पास। लेकिन गांव में दूर दूर तक, पूरे मोहल्ले तक आपकी जान पहचान होती है। सुबह वॉक करने निकलिए, नमस्ते आओ। हेलो प्रणाम ऐसे करते हुए हम जाते हैं। तो हम लोग कभी समर वेकेशंस में बाहर गए नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। तो समर वेकेशंस घर पे ही होता था। तो उस समर वेकेशंस का यूटिलाइजेशन कुकिंग में किया जाता था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे खाना बनाना सिखाया गया, मेरे बड़े भाई को, मेरे छोटे भाई को, अच्छा। तीनों को। मतलब इतना कोई थोड़ा बहुत मुझे लगता था भेदभाव हो रहा है, अब रियलाइज होता है कोई भेदभाव नहीं हो, सबको बराबर काम सिखाया गया। तो जितना स्ट्रीट स्मार्ट बनाया गया, उतना ही घर गृहस्थी संभाल सकें तीनों बच्चे। तो सबको खाना बनाना आता है। तो दादी ने सब्जी काटनी सिखाई, दादी को देख देख के मैंने बहुत सारी दालें बनानी सीखी। मतलब आई एम अ क्विक लर्नर। अच्छा। तो मैं अगर एक बार देख लेती हूँ कि कैसे बना रही हैं दादी या मम्मी, तो मैं बना लेती हूँ। और क्वांटिटी का अंदाजा हो सकता है हमारे जीन्स में आ गया हो कि कितना क्या पड़ेगा, वो जीन्स में है, तब शुरू से देख ही रहे। तो दादी से दाल बनानी सीखी मैंने, मम्मी से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी। सबसे ज़्यादा मैंने अपनी मम्मी को परेशान किया आटा गूंदने में। तो उनको पता था मुझे आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझसे गूंदवाती थी। तो मुझे लगता था कि मतलब ये किस दिन बंद करेंगे। एक दिन मैंने बहुत खराब आटा गूंद दिया, मतलब मैंने डाल दिया पानी, मैंने कहा ये बनता रहे स्विमिंग पूल। तो वो मम्मी है, उन्होंने और आटा डाला, बेटा गूंदो से ठीक करो। उससे मुझे रियलाइज हुआ काम करके खत्म करके छोड़ दो, फिर परेशान नहीं होगा वो। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है शायद परेशान कर रही हैं घर का काम करा के। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू माय मदर कि मुझे ये घर वर का काम मत सिखाओ, मैं नौकरी करूंगी, मैं आई विल कीप समबडी टू हेल्प मी। बट नाउ आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लर्न ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं, कुकिंग और मे बी क्लीनिंग योर हाउस और मे बी अदर थिंग्स। आप अपने आप को फीड कर सको, अपना घर क्लीन कर सको, आपको बेसिक चीजें आती हैं। मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको आने चाहिए। तो आटा गूंदने की काम आई ट्रेनिंग, आपके? मैं झाड़ू पोछा सब लगाया है मैंने। मतलब मुझे ऐसा लगता है सेहत का राज यही है कि बहुत काम किया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्शियलिटी हुई है,
सब कुछ सिखाया गया। हो सकता है मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छी चीजें बनाता हो। हाँ। आई डोंट कुक नाउ बट आई नो हाउ टू कुक भटकी दाल। कभी कभी भूल जाती हूँ तो पूछ लेती हूँ फोन करके। गडेरी की सब्जी, अच्छा। यहाँ तो कुछ और बोलते नाम मुझे नहीं पता क्या हैं, वहाँ। यहाँ कुछ और बोलते हैं, हमारे वहाँ पहाड़ में गडेरी बोलते हैं। मैं आई एम जस्ट स्लिपिंग द नेम। गडेरी की सब्जी कैसे बनती है, और बेसिक सब्जियां तो सारी आती हैं। माय फादर हैज टॉट मी हाउ टू मेक फिश। हाँ, टॉट इन एज इन, मम्मी थी नहीं घर में तो पापा बना रहे थे तो मैं असिस्टेंट थी, तो मैं पापा को हेल्प कर रही थी, तो देख देख के आ गई है। मतलब अभी मुझे पता है कि ऐसे से बनती है। सो आई हैव मेड इट लाइक क्वाइट फ्यू टाइम्स। और रोटी मेरी गोल नहीं बनती है क्योंकि रोटी वाला प्रैक्टिस वाला मामला हो गया। वो अलग तरह का मामला हो गया। लेकिन ठीक है, हाँ। आई कैन मैनेज, और मेहमान भी मैनेज कर लेंगे। तो आप जब पहली बार टनकपुर से बाहर निकली तो मतलब एक्साइटमेंट था नई उसमें फेज में जाने का, या थोड़ा सा दुखी थी कि अरे यार घर से बाहर जाना दुखी पड़ा? तो नहीं थी मैं। अच्छा। दुखी तो नहीं थी मैं बहुत एक्साइटेड थी। देयर वर बटरफ्लाइज। मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। कि नई जगह, नए लोग, नए फ्रेंड्स, शहर ही नया हो गया ना, आप किसी को जानते ही नहीं हो, तो वो वाला नर्वसनेस था। लेकिन बहुत एक्साइटेड थी, मतलब एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ऊपर था। मुझे लगा कि चलो फाइनली अब मैं बाहर जा रही हूँ, सो नाउ आई विल बी एबल टू सी द वर्ल्ड। उससे पहले तक मैं अकेले कहीं नहीं गई हूँ। 12th तक मैं अकेले कहीं नहीं गई, तो हो सकता है मे बी दे वर प्रिपेयरिंग मी टिल देन कि इन देयर ओन वेज एंड मीन्स। उसके बाद जो मैं निकली हूँ, अब पैर रुके नहीं है। अच्छा, पाटनी खानदान में एक नाम को बहुत लोग जानते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दिशा पाटनी। दिशा पाटनी से ज्योत्सना पाटनी का क्या नाता है, ये खुद बताएंगी? दिशा इज माई सिस्टर। दिशा मेरी बहन है। मेरे जो ताऊजी हैं, ताऊजी की बेटी हैं दिशा। तो दिशा में सेम एज ग्रुप के हैं। दिशा इज 1 month एल्डर टू मी, सो शी इज जून बॉर्न, आई एम जुलाई बॉर्न। तो दिशा इज माई सिस्टर। अच्छा, सिस्टर। तो आप लोगों की परवरिश वहीं हुई या मतलब वो अलग शहर में थे कहीं? ताऊजी पुलिस में थे, यूपी पुलिस। तो वो बरेली, जनरली वो बरेली और यूपी के अलग अलग जिलों में पोस्टेड रहते थे। तो ही हैड हिज हाउस इन बरेली, उनका घर बरेली में है। तो दिशा और उनकी बड़ी बहन खुशबू दी और उनका छोटा भाई सूर्यांश, वो लोग उधर ही रहे हैं और उनकी स्कूलिंग वगैरह उधर ही हुई है। बट समर ब्रेक्स में सब नानी के घर आते थे, दादी के घर आते थे। तो दिशा, खुशबू दी, सूर्यांश यूज्ड टू कम टू दादीज हाउस वेयर वी यूज्ड टू लिव, जहाँ हम लोग रहते हैं। हम तो दादी जी के साथ ही रहते थे, दादी जी के साथ। तो वो लोग वहाँ आते थे, तो वहाँ समर्स हम लोग साथ स्पेंड करते थे, स्टेडियम जाते थे। अच्छा। हाँ, सब स्पोर्टिंग फैमिली है हमारी, सब खेल के शौकीन है। दिशा पाटनी चली गई फिल्मों में, शो बिजनेस में, और ज्योत्सना पाटनी आ गई न्यूज बिजनेस। ये सब कैसे हुआ? आपकी जो टीवी की यात्रा है यहाँ तक जो आप आई हैं, वो क्या है, कैसे आप आई? आई थिंक दिस इज डेस्टिनी। मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था अपने लिए। जो प्लान किया था वो सब हुआ नहीं, जो नहीं किया था वो हो गया, और जो भी हुआ है और हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं आई विल बी ईदर इनटू, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी या कंपनी सेक्रेटरी, उस वक्त यही पता था। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम भी दिया था, एग्जाम भी अच्छा हुआ। बट देन वन फाइन डे माय फादर केम। पापा ने बोला कि ये मतलब बहुत लंबा, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इट्स लाइक मेडिकल, आपको 10-12 साल लग जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू परस्यू? तो आई गॉट लिटिल कंफ्यूज। मुझे लगा कि क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगी या इतना परस्यू कर पाऊंगी, क्योंकि उस वक्त ना कोई ऐसा, हमारे टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं कि आपको कोई ग्रूमिंग सेंटर्स या आप किसी से एडवाइस लें, क्योंकि सब कुछ नया था, ये प्रोफेशन बड़ा नया था। और जिस जगह से मैं आती हूँ वो जगह बहुत छोटी थी। तो वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था नहीं, पूछने के लिए बहुत सारे लोग थे नहीं, बताने के लिए बहुत सारे लोग थे नहीं। तो जो ठीक लगता था उस हिसाब से हम करते गए, करियर बनता गया। सो माय फादर टोल्ड मी कि एक ऐसे करके जर्नलिज्म एक कोर्स है,
तो डू यू वांट टू परस्यू, तो मैंने बोला आपको लग रहा है मुझे करना चाहिए, उन्होंने बोला हाँ मुझे लग रहा है तुम में मतलब वो क्वालिटीज़ हैं तो तुम परस्यू कर सकती हो। सो दैट इज़ हाउ जर्नलिज्म हैपेंड टू मी, ही वांटेड मी टू डू इट सो आई डिड इट। एंड जब मैं बैचलर्स करने के लिए चंडीगढ़ पहुंची तो मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद बैचलर्स हो गई, फिर कुछ इवेंट्स किए, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटर्नशिप की थी मैंने सेकेंड ईयर, तो मुझे लगा कि मैं परस्यू कर सकती हूँ। फिर उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं ईदर आई परस्यू एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर कैमरा। तो ये मैं सोच के गई थी और मेरे सब्जेक्ट्स भी कुछ इसी तरह के थे। देन जब मैं इंटर्नशिप करने गई तो वहाँ पर रिपोर्टिंग एक्सप्लोर की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। फिर जब मेरी पहली जॉब चंडीगढ़ में लगी तो मेरी जो बॉस है मीडिया जिन्होंने में मेरा, हाँ जॉब थी? मीडिया अच्छा। में जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इट वाज अ मल्टीलिंगुअल चैनल, डे एंड नाइट न्यूज़, जो हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ ये इस जोन को कवर करता था, हरियाणा। तो मेरी जो बॉस थी उन्होंने मे बी शी सॉ समथिंग, तो उन्होंने बोला कि तुम वी लाइक यू फॉर रिपोर्टिंग। तो मैं गई थी कैमरा एडिटिंग के उससे, बट दे लाइक मी फॉर रिपोर्टिंग, तो उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग के लिए सिलेक्ट किया एंड देन मैं फील्ड पे जाना मैंने शुरू किया। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू दिस एज वेल। उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एडिटिंग अच्छी है मैं एडिटिंग करूँगी, या मेरा कैमरा अच्छा है मैं कैमरा करूँगी, मुझे ऐसा लगता था। मुझे ये नहीं लगा कि मैं रिपोर्टिंग भी कर सकती हूँ, एंकरिंग भी कर सकती हूँ। तो फिर रिपोर्टिंग के साथ साथ एंकरिंग हैपेंड इन दैट सेम चैनल। फिर आई गॉट अ जॉब ऑफर नेटवर्क 18 से, उस वक्त जो ईटीवी था, ईटीवी के पास था, नेटवर्क 18 ने परचेज नहीं किया था। तो तब मैंने फुल टाइम एंकरिंग स्टार्ट की और आई लर्न सो मेनी थिंग्स। नहीं सर, चंडीगढ़ में डे एंड नाइट में जॉब करने के बाद मुझे हैदराबाद से ऑफर आया, क्योंकि ईटीवी का जो हेडक्वार्टर था वो हैदराबाद में था, तो उसके लिए आपको रीसेटल होना था, तो आई हैव टू मूव टू हैदराबाद। सो आई मूव टू हैदराबाद। फिर मैंने वहाँ पर इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हैदराबाद और चंडीगढ़ दोनों शहरों का मिजाज अलग है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में इनिशियली डिफ़िकल्टी आई। लेकिन फिर वो शहर भी बड़ा अच्छा लगा। अब जहाँ रहने लग जाते हैं वो अच्छा लगने लग जाता है। फिर वहाँ पे फुल टाइम मैंने एंकरिंग स्टार्ट की, और उसके साथ साथ मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है। मैं अपनी मास्टर्स पब्लिक रिलेशन और जर्नलिज्म में वहाँ से कंप्लीट की, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और फिर आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम इंडिया टीवी। 3-3.5 साल, ऑलमोस्ट 4 साल में हैदराबाद रही हूँ। फिर उसके बाद आई केम टू इंडिया टीवी। तो सिंस देन इंडिया टीवी में वर्किंग। करीब आपको I think 7 years I've completed. This is 8th year running. ओके, 7 साल हो गए हैं। दोस्ती पक्की हो गई। और जब मैं पहली बार ज्योत्सना को मिला था, तो जब ज्योत्सना पाटनी से मेरे स्ट्राइक किया गया था, पहाड़ी लड़की है, तो मैं समझ गया था। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा इतने लंबे तो हमारे पहाड़ में ऐसे होता नहीं है आमतौर पे, तो इनकी अच्छी खासी, कितनी हाइट है आपकी? सर आई एम 5'8.5". मैं 5'9" बताती हूँ लेकिन 8.5 तो अच्छी खासी है। कर लेती हूँ। मेरा पहला सवाल यही था, इनको पता नहीं कैसा लगा होगा, पर मैंने कहा यार बहुत अच्छा लगा। 7 साल पुरानी बात हो गई ये बात। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो है बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है, आप एथलीट रही हैं, नेशनल लेवल खेला है, बॉक्सर भी रही हैं, स्टेट लेवल की। तो स्पोर्ट्स का कैसे, मतलब ये इतना आपको, आप तो उससे आगे जा सकती थी, ये आप इधर घूम के कैसे, मतलब ये समझ नहीं आया मुझे कुछ मामला। एक्चुअली ये जो स्पोर्टिंग जीन्स आए हैं ये तो फैमिली से ही आए हैं। माई फादर इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये जो जितने भी आप गुड जीन्स देख रहे हैं, स्पोर्टिंग जीन्स देख रहे हैं, सब उधर से आए हैं। और आपने ये जो हाइट की बात की, ये भी मेरा फैमिली ट्री है, फैमिली जीन्स है। मेरे दादू बहुत लंबे थे, ही वॉज इन एयरफोर्स। मेरे डैड बहुत लंबे हैं, मेरे ब्रदर्स दोनों बहुत लंबे हैं। ओवरऑल फैमिली में जो एवरेज हाइट है वो यही है जो मेरी है लड़कियों में, और जो लड़कों में दे आर मोर टॉलर। ऊंचे लोग ऊंची पसंद है। हाँ। लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये हमने अपनी जड़ें नहीं खोई हैं। वाह वाह वाह। मुझे तो कुछ लोग कहते हैं तुम अंडरग्राउंड हो, तुम जुड़ी भी नहीं हो, तुम अंडरग्राउंड हो। बट देन मुझे लगता है कि लाइफ में हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है।
तो स्पोर्ट्स का आप बता रही थी सर क्या? स्पोर्ट्स का द जीन्स आई गॉट फ्रॉम माय फादर। स्पोर्ट्स का जो इंट्रोडक्शन था हमारी लाइफ में वाज डन बाय आवर फादर। पापा ही स्टेडियम ले जाते थे, तो वहीं से ये स्पोर्ट्स का कीड़ा चढ़ा और इतना चढ़ गया कि वहीं हाँ टनकपुर में, हाँ टनकपुर अच्छा। में स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज है। वाह। वहाँ बकायदा एक स्टेडियम है, टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम। वहाँ पे कोचेस की गाइडेंस में अलग अलग स्पोर्ट्स परस्यू किया, एथलेटिक्स खेला, ग्रुप गेम्स खेले, बैडमिंटन, आई प्लेड एवरी गेम। लेकिन फिर ये डिसाइड बच्चा बाद में करता है कि किसमें आप करियर बना सकते हैं। तो फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप में मैं बहुत अच्छी थी, हाइट का एडवांटेज मिलता था उसमें। तो मैंने नेशनल जो खेला था 10th से पहले नेशनल खेल लिया था हाई जंप, लॉन्ग जंप में। और बॉक्सिंग भी मैंने 10th से पहले ही खेल ली थी। बॉक्सिंग इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी मदर को ये फियर था कि नाक वाक टूट लगते हैं ना, पंचेस लगते हैं, नाक वाक टूट जाएगी, बड़ा खून हिंसक निकल गेम है। जाएगा, चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, शादी कौन करेगा इससे। तो बॉक्सिंग इसलिए छोड़ दी। मैंने सोचा कि चलो फिर कुछ और खेल लेते हैं, एथलेटिक्स कर लेते हैं। तो फिर एथलेटिक्स अच्छा, पहले बॉक्सिंग की? पहले बॉक्सिंग Okay. खेला, सब कुछ है। पहले बॉक्सिंग में सोचा था करियर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर लेकिन वो नाक वाक मम्मी टूटने के का जो फियर्स आ गए, टिपिकल मम्मी फियर्स। फिर हाई जंप, लॉन्ग जंप खेला, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, नेशनल खेला। उसके बाद 11th 10th कंप्लीट हो गया था, 11th में आ गए तो पापा ने बोला कि नया स्ट्रीम पढ़ रहे हो, क्योंकि 10th तक तो साइंस था, सब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। 11th में कॉमर्स स्टूडेंट बन गए थे, मैथ्स भी था, तो प्रेशर डबल हो गया था। तो पापा ने बोला कि अभी तो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, आप कैसे परस्यू कर पाओगे, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। तो फिर उसके बाद परस्यू किया नहीं। फिर 12th में स्कूल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, अपने स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन थी मैं 10th में। फिर 11th में जब केवी गई तो वहाँ पर भी स्पोर्ट्स कैप्टन थी। मुझे हाउस कैप्टन या स्कूल लीडर इन सारे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे बस आप स्पोर्ट्स कैप्टन बना दीजिए, मेरा एक ही इंटरेस्ट था कि मतलब मुझे वो क्या बोलते हैं, हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, ये सब नहीं बनना है, स्पोर्ट्स कैप्टन बनना है। तो 11th-12th में भी जब मैं केंद्रीय विद्यालय गई तो वहाँ पर भी स्पोर्ट्स कैप्टन थी, बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ से भी आगे जब आप स्कूल गेम्स में भी आगे खेलते हैं, फिर ओपन खेलते हैं, फिर और HDFI ऐसे करके आगे खेलते हैं, तो वहाँ का भी सिलेक्शन हो गया था। देन माय फादर वांटेड मी टू परस्यू स्टडीज सीरियसली। तो फिर वो नहीं हो पाया। अच्छा, आपको नहीं लगा कि जब इस लेवल पे आ गई, नेशनल खेलना बड़ी बात होती है, आपको नहीं लगा कि यार क्या बात, इसी में बढ़े आगे? इतनी अकल नहीं थी ना अच्छा, तब। अच्छा। इतनी अकल नहीं थी उस वक्त, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। ओके। इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस थी। कोई बड़े पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, यही नाम सुने थे और साइना लगा विल्सन, कि साइना के थी, हाँ सर, इतने सब ऐसे नहीं थे। सुन पाए थे, टीवी भी ज्यादा नहीं देखने दी जाती थी। बड़ा और आज स्ट्रिक्ट रूटीन रहा है। टीवी में ही काम कर रही हैं। बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन रहा है। हमारे घर में एग्जाम होते थे, केबल कट जाती थी डिश, और उसके बाद रात को नो टीवी, छुप छुप के हम देखने की कोशिश करते थे, लेकिन अलाउड नहीं था। तो मेहनत बहुत की गई है हम पे, तभी आज जो जिस लेवल पे पहुंचा है अपने माँ बाप की मेहनत से पहुंचा है। बट ये डिसिप्लिन आया स्पोर्ट्स की वजह से, डिसिप्लिन आया, फैमिली में डिसिप्लिन था, और दिस डिसिप्लिन इज टेकिंग मी प्लेसेस। तो ये जो आपने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक पहुंची, उसमें आपने, आपके फादर ने मतलब या फैमिली ने किस तरह का काम किया आप लोगों पे, मतलब किस तरह की, जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट थे, तो किस तरह के? हमने तो एक वो फिल्म देखी थी आमिर खान वाली, दंगल, कि वो जो है सेहत के लिए हानिकारक। हमारे डैडी भी थोड़े थोड़े वैसे ही थे, मतलब उतने नहीं थे लेकिन थे। जैसे जब हम लोग खेलते थे, स्पेशली जब हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह होते थे, तो बहुत बाहर का खट्टा ये सब पापा खाने नहीं देते थे। और सर मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ ना, उस बैकग्राउंड में, उस कल्चर में, और जिस जगह पे हम लोग रहते थे, हमारे पास बहुत खेत हैं, फार्म्स हैं। तो दादा दादी के टाइम पे अनाज उगाया जाता था, सीजनल फ्रूट, सब्जियाँ, सब कुछ। मतलब आपने ये पूछ लिया, मुझे बहुत सारी बातें याद आ गई, एक एक करके बताती हूँ। तो हमने सब्जियां खरीद के नहीं खाई हैं। अच्छा। सिर्फ खेतों की सब्जियां खाई हैं। आप पूछिए क्या नहीं होता है। भिंडी खेतों में होती है, मूली, गाजर, आलू, इस सीजन में तो आलू, हरा साग, धनिया, बथुआ, और जब ये फसल बोते हैं तो उसमें मटर के बीज भी डाल देते हैं, तो मटर भी हो जाते हैं।
उसके तो सब फैमिली करती है, मतलब हाँ, लोग मतलब वो लगाते होंगे नहीं, यहाँ पे। देवर पीपल, हाँ। लोगों को लगाते थे, वो लोग करते थे। हम्म। लेकिन हमारा पूरा खेत था, दादा दादी यूज टू सुपरवाइज, दे यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और कभी गेहूं चावल, ये भी आटा वाटा ऐसा खरीदा नहीं है। अच्छा। ये दादाजी की चक्की भी थी, तो आटा वहीं ओ। पिस जाता था। और रोपाई होती है ना, जब हाँ हाँ धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, हाँ। रोपाई भी की है। कि अब समर्स में जब लगते थे तो वो पूरी लेबर आती थी लगाने के लिए, तो हम लोग छत से बैठ के, दादी भी उनके साथ रहती थी, मतलब सबने मिलजुल के काम किया। तो हम लोग भी खेत में जाके फॉर फन, लेकिन लगाया है, वो सारा एक्सपीरियंस है। खेतों में पानी भरा हुआ है और उसको वो समतल कर रहे हैं ताकि रोप सकें। फिर हम भी जाके एक मुट्ठा उठा के ऐसे रोप आते थे। सो वी डिड एवरीथिंग। जानवर थे हमारे घर में, दूध घर से आता था। अच्छा। गाय थी, भैंस थे। और घी, मुझे गाय भैंस के घी का डिफरेंस भी मालूम है। भाई साहब, गाय का येलो आपके होता है, इलाके में भैंस फिर का जो सफेद। आसपास दुकानें तो चलती नहीं होंगी भाई, सब सर लोग। सबके पास ये सबके पास ये, मतलब ये सिर्फ इतना हमारे पास नहीं, सबके पास, एवरीबडी जिसके पास जितना खेत है वो अपने खाने के लिए बो लेता था। अच्छा। सब मतलब उस वक्त मेरे दादा दादी के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, तो सबके पास अपना अपना खेत होता था, वहाँ से सब्जी लेते थे। जैसे हमारे जो वर्कर्स आते थे काम करने के लिए, कई बार वो हमारे खेत से ही ले जाते थे, तो इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप यहीं से ले जाओ। तो उस वक्त कल्चर बहुत अलग था, और चीज़ें बहुत अलग थी, वो टाइम बड़ा डिफरेंट था। और जैसे दोपहर में जो स्टेपल डाइट है, दाल चावल हम लोगों की, हाँ। सर्दियों में हरी सब्जी। तो मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को मूली बड़ी पसंद है सैलेड में। तो मम्मी कहती थी जा खेत से मूली तोड़ ला, भाग के जाते थे खेत से मूली तोड़ के। मतलब अब जो लोग ये फार्मिंग करते हैं, एप्पल पिकिंग करते हैं, सब हमने किया हुआ बचपन में। खेत से गए, मूली तोड़ लाए, पत्तों की भी सब्जी बन जाती है, धोई छिली, मीठी होती है। और मटर क्या करते थे कि वो फसल के बीच में होती थी ना मटर, तो तोड़ते नहीं थे उसे, बस ऐसे छिलते थे, खा लेते। मेरी दादी आती थी, कहती थी खा रहे हो तोड़ तो लो उसे, उसमें छिक्कल क्यों छोड़ देते हो। फिर शाम को जैसे अगर सब्जी बन रही है तो मम्मी जाती थी खेत से, जो किचन गार्डन है, बड़ा किचन गार्डन था हमारा, खेत ज़्यादा ना, तो वहीं से सब्जी काट ली, बन गई। धनिया लिया खेत से, धनिया वाला तो अभी भी चलता है अब, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना वो कर सकती हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। शी लाइक्स ये हरा भरा पेड़ पौधे सब्जी, जितना वो कर सकती हैं उतना वो सब लगाती हैं। अभी मेरे घर आई थी नोएडा में, तो मेरे गमले में वो कुछ कुछ लगा गए। मैंने बोला आप जब तक हो तब तक है, हम लोग तो सुबह निकलते हैं, फिर शाम को याद है तो उनको पानी कौन देगा। तो जब तक वो थी तब तक वो सब्जियां हो रही थी, जब वो गई वापस हुई फिर। हाँ, वापस बैक टू बेसिक। तो बड़ा 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 रिच उस हिसाब से भी रहा है। एंड देन आप यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने कभी फल खरीद के नहीं खाए। अच्छा। लीची, आम, केले, अनार, पाइनएप्पल, बेल, वो जिसका शरबत बनता है, बेल, और पपीते, अमरूद भी पिंक वाले अलग, वाइट वाले अलग, ये सब फार्म में होते थे। और स्कूल से आते थे, गर्मियों में लीचियाँ होती ना, तो बैग फेंका और सीधे चढ़ गए लीची के पेड़ में। लंच नहीं करते थे हम लोग, लीची खाते थे। और मैंगो के टाइम पे समर वेकेशंस होती हैं, तो सुबह सुबह हम सबकी ड्यूटी होती थी, जैसे जो पक जाता है ना पेड़ में आम, वो गिर जाता है, सुबह हवा चलती है थोड़ी बहुत तो गिर जाता है, लू बहुत चलती है उस तरफ, तो वो गिर जाता है। फिर हम सबकी ड्यूटी होती थी, सुबह उठ के जाते थे, बाल्टी लेके सारे गिरे हुए आम भर के लाते थे। नाश्ता आम से होता था। सो दिस इज द लाइफ दैट आई हैव लिव्ड। जब मैं चंडीगढ़ गई तो लीची मैंने देखी, ठेले पे लीची बिक रही है, तो मेरे लिए वो शॉक था। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं जब तक चंडीगढ़ रही हूँ मैंने लीची खरीद के नहीं खाई है। नॉट दैट कि आई कैन नॉट परचेज इट एंड आई कैन नॉट ईट इट, मुझे लगा कि यार ये खरीदता कौन है। आज तक तो कभी लीची खरीदी ही नहीं है। आदत है नहीं ना, थी मतलब आम, लीची, पपीता, केला ये तो नहीं खरीदा है। हाँ, तो घर में होता है। और तो मैं 3 साल 3.5 साल जो भी रही, मैंने लीची नहीं खरीदी। मैं आज भी लीची नहीं खरीद पाती हूँ। मतलब आई डोंट नो, आम मैं फिर खरीद के खा लेती हूँ, शायद आम से लगाव कम है लीची से ज्यादा, लेकिन मुझसे लीची नहीं खरीदी जाती। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार लीची कौन बेच सकता है, हाँ तो पेड़ है लीची का। फिर मैं पापा को बोलती हूँ आप प्लीज मेरे लिए एक पेटी लीची भिजवा देना। तो फिर वो आता है तो सब में बटता है, मुझे लगता है सबको खाना चाहिए कि मतलब ये मेरे घर के पेड़ की लीची आप खाइए।
So this is how बहुत things have changed now. I cannot survive without milk. I used to. मुझे ऐसा लगता था हमने कभी बाहर का पैकेट वाला दूध नहीं पिया क्योंकि घर पे जानवर थे और सुबह दूध से होती थी और रात को सोने से पहले भी दूध मिलता था। अभी यहाँ आके वो टेस्ट ही नहीं आता है। टेस्ट नहीं आता। अब जब मैं घर जाती हूँ, इट्स बीन क्वाइट सम टाइम घर गए हुए, तो कुछ मिले ना मिले दूध मिलता है कि मम्मी वहाँ तो मिलेगा नहीं ना दूध, वहाँ तो पैकेट वाला है तो आप दूध दे दो। तो ये दिस इज व्हाट आई मिस। तो जो शहरों का जीवन, आई एम सॉरी, शहरों का जीवन अच्छा है लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं है। शुद्ध देसी हैं ज्योत्सना, वहीं से अपने खेतों से सब बनी हुई, वहीं से बनी, उसी मिट्टी से पैदा हुई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया। अच्छा, तो टीवी मतलब होता गया, रास्ता बनता गया, या आपको शौक था नहीं यार मुझे टीवी एंकर बनना है? सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। अगर कोई मुझे ये बोलता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे तो फिर मुझे वो करना है। तो दिल पे ले लेती हैं फिर चैलेंज? दिल पे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड टाइप का साउंड करूंगी। मुझे ऐसा लगता है जब इंसान चांद पे जा सकता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक ये। दूसरा ये कि डू नॉट मतलब आप किसी को ऐसा मत फील कराओ कि वो कर नहीं सकता है, बी लिटिल मत फील कराओ, छोटा मत फील कराओ। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो सो देयर आर वेज टू से थिंग्स, वेज टू कन्वे थिंग्स। तो बहुत मुझे हैदराबाद तक ऐसा लगता था कि शायद ये दिस इज़ नॉट मेड फॉर मी, मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ये बार बार फील कराया, तो फिर मुझे लगा मैं ये कर सकती हूँ। वो मुझे लगा कि अब तो मुझे करके दिखाना है, अब तो मैं करके दिखाऊंगी, अपने लिए नहीं, आपके लिए। और ये जो थोड़ा सा ईगो आ गया ये सेटिस्फाई करने के लिए, सो वो उसके चक्कर में ना रास्ता बनता गया। आई नेवर प्लान्ड माई लाइफ दिस वे। मैं बहुत टाइम तक सोच रही थी कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो वो रास्ता शायद ऐसे ही डेस्टिनी का शेप लेना लिखा है। वो रास्ता खुद ब खुद बनता गया। I just stayed honest and I just stayed patient and I tried कि मैं अपनी तरफ से अपना हार्ड वर्क कम ना करूँ। मुझे लगता है कि जो things which are meant for me will come to me. Universe listens and universe reciprocates. तो वो सब वही हो रहा है। मतलब I might get things late, things might get delayed, but I'll get it. मुझे इतना conviction है। तो खुद आती जाती हैं चीज़ें। हाँ, लेकिन आई एम वेरी पेशेंस, आई हैव सो मच ऑफ पेशेंस दैट वेज। मुझे लगता है कितना ज़रूरी है। तो दर्शकों ने आपको न्यूज़ एंकर के तौर पे देखा, आपको स्पोर्ट्स शोज करते हुए देखा, फिर एक दिन वही दर्शक आपको देखते हैं कि ज्योत्सना पाटनी सुबह 8 बजे टीवी पे योग के आसन बता रही हैं, बाबा रामदेव के साथ जो है योग कर रही हैं, 2 विंडो में योग हो रहा है। तो ये सब कैसे हुआ? मतलब ये तो चौंकने वाला था, लोगों के लिए चौंकाने वाली चीज़ थी कि ये कैसे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये क्या, ये इसके पीछे की क्या कहानी? सर इसके पीछे की कोई कहानी नहीं है, वो आपदा में अवसर है ना। ये वही हो गया, आपदा थी कोविड, अवसर मिल गया मुझे योगा करने का, स्वामी जी से योगा सीखने का। तो वो सिखाते गए, हम सीखते गए और फिर सीखने के साथ साथ रमते गए। अब आप कुछ चीज़ों को रोज़ करेंगे और उसे बड़े इंटरेस्ट, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो मतलब मज़ा आने लग गया। और थोड़ा सा पेशेंस का काम है इनिशियली, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, फ्लेक्सिबल करना है। और जिस एज में योगा स्टार्ट किया था उस एज में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती नहीं है। जब बचपन में बहुत शरीर में रबर की तरह बॉडी होती है ना बच्चों की, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बॉडी भी थोड़ी स्टिफ होती जाती है। फिर जो स्पेशली जो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं वो अगर स्पोर्ट्स छोड़ दें तो उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी स्टिफ होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल जो खेले नहीं है, अनटिल एंड अनलेस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपके शरीर को ना इतनी आदत हो गई है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की, दौड़ भाग की, और एकदम से आप शरीर को देना बंद कर दें तो आपका शरीर जो है वो ज़्यादा जल्दी स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। और उतना ही जल्दी वो अडेप्ट भी करेगा चीज़ों को इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट। सो योर मसल्स हैव दैट मेमोरी। स्पोर्टिंग बैकग्राउंड तो है लेकिन यौगिक बैकग्राउंड नहीं है। सो स्पोर्ट्स में योर बॉडी इज
फिजिकली डिफरेंट। योगा में यू रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी। योगा में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सो कोविड के साथ साथ 2020 में मैंने योगा स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद वो जर्नी जो स्टार्ट हुई है 2020 से, वो चली रही है। अच्छा। उससे पहले तक मैं कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलती थी, कभी बैडमिंटन खेल लिया, कभी रनिंग कर ली, बेसिक जो जीन्स में स्पोर्ट्स है, एक्सरसाइज है, वो फिट रहने के लिए थोड़ा बहुत करती थी, इतना डेडिकेटेडली कुछ नहीं किया। लेकिन व्हेन योगा हैपन टू मी, आई हैपन टू योगा, वो हो गया। मतलब 1-1.5 साल लगा बॉडी को अलाइन करने में और चीज़ों को समझने में, योगा के लिए स्ट्रेंथ बनाने में, टेक्निक अंडरस्टैंड करने में, कि आसन को करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ के साथ साथ टेक्निक भी चाहिए। तो आपको बॉडी की फिजिक्स बेसिकली समझने के लिए, कि बैलेंस कहाँ रहेगा, पैरों का पोस्चर क्या रहेगा, लाइन और लेंथ कैसी होनी चाहिए। और क्योंकि स्पोर्ट्स में रही हूँ ना, तो लाइन और लेंथ मुझे बड़ी शार्प चाहिए होती है, और थोड़ी पता भी है। मतलब लाइन और लेंथ में बहुत काम नहीं करना पड़ा, एक बार अगर चीज़ों को देख लिया, सुन लिया, सीख लिया, तो समझ आ जाता था। तो थोड़ा बेनिफिट वो भी मिला, लेकिन योगा इज सो मच ऑफ हार्ड वर्क। क्या होता है ना, कि जब आप एक आसन अनलॉक करते हैं, फिर आपको लगता है अब मुझे इससे आगे बढ़ना है, फिर आप दूसरा अनलॉक करते हैं, फिर आपको लगता है तीसरा। तो ये ऐसे अनलॉकिंग का प्रोसेस करते 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 आप यू कीप एक्सप्लोरिंग एंड यू कीप अनलॉकिंग डिफरेंट आसन्स। तो उसमें आप अपनी बॉडी को भी एक्सप्लोर करते हैं, और आप बॉडी के पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करते हैं, और आपको ये आपको वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, और एक ये फीलिंग आती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 साल पुरानी वाली ज्योत्सना होती, मुझे ऐसा लगता अभी तो हेड स्टैंड ही अच्छे से नहीं हो रहा है, शीर्षासन ही अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं ट्राइपॉड हेड स्टैंड कैसे करूंगी। ये उस वक्त मैं सोचती थी। फिर उसके 1 साल पहले वाली ज्योत्सना सोचती थी ट्राइपॉड हेड स्टैंड तो हो गया, अब मैं स्कॉर्पियन पोज कैसे करूंगी, वृश्चिक आसन कैसे करूंगी। अभी वाली ज्योत्सना सोच रही वृश्चिक आसन भी हो गया, हैंड स्टैंड कैसे होगा। So I set different small goals, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है करने के साथ साथ थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर ले जाना, थोड़ा सा लेवल को अप करना भी ज़रूरी है, वरना वो बीच में ही फंसे रह जाएंगे। तो वो दैट इज़ वाई, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। तो मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में कुछ करती रहती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज और वो सब बढ़ाती रहती हूँ, कि थोड़ा सा अब लेवल अप हो, इंटेंसिटी हाई हो। तो ऐसे करके अनलॉक हो रहा है। और जब अनलॉक होता है ना, तो दैट फीलिंग इज़ वेरी नाइस, बट वो जो प्रोसेस होता है टू अनलॉक, टू रीच टू दैट लेवल, इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। और अब योगा हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए योगा करना ज़रूरी है। सो कभी अगर तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, महीने में 1 आधी दिन आई डोंट डू इट, बट आई डू इट एवरी डे रिलीजियसली, विद डिसिप्लिन एंड विद डेडिकेशन। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बड़ा रिलीफ फील होता है। जैसे म्यूजिक गिव्स यू पीस, योगा गिव्स मी पीस, सैनिटी। तो योगा जो है ज्योत्सना को पीस देता है। और नियमित आप देखते होंगे ज्योत्सना को आमतौर पे सुबह इंडिया टीवी पे 8 बजे। ज्योत्सना की मैंने बहुत वीडियोस देखे, फोटोज़ देखे, टीवी पे नहीं, सोशल मीडिया पे। अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे, तो ये जो अभी कह रही थी ना कि अनलॉक करने वाली जो बात कह रही थी, तो कितनी फ्लेक्सिबल है, इन्होंने इतना लचीलापन ये बॉडी में है कि भाई ऐसे घुमा देती है पूरी बॉडी को। हम अगर करें ना, तो हम जर्रा हमारा टूट जाए, जर्रा। ये नहीं सर, ये आप जब तक करेंगे नहीं ना, तब तक ये मेंटल ब्लॉक है कि टूट जाए। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपका ये मेंटल ब्लॉक क्लियर हो जाए। मुझे भी ऐसे ही लगता था, ये कैसे होगा यार, ये कैसे होगा। तो जैसे करना शुरू किया ना, तो यहाँ से स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई और मेंटल ब्लॉक टूटने लगा। बहुत सारे योगा में आसन ऐसे हैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ तो रिक्वायर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रिक्वायर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रिक्वायर करते हैं। जैसे मैं जब कुछ आसनों को, इन्वर्जन्स खासकर जिसमें आप उल्टे होते हैं सर नीचे पैरों पर, तो उन आसन्स को अचीव करती हूँ। कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, नोइंग द फैक्ट दैट मैंने ये किया हुआ है, आई कैन डू इट, आज नहीं हो रहा है।
देन आई रियलाइज कि दिमाग शांत नहीं, बहुत कयास चल रहा है, सो आई नीड टू अच्छा। फोकस मोर एंड आई नीड टू कीप टेलिंग माई ब्रेन दैट जितना यू हैव डन दिस, यू कैन डू दिस, यू हैव डन समथिंग सिमिलर टू दिस, तुमने इसके आसपास का किया तो तुम ये कर सकती हो, और तुमने और भी करना है तो तुम ये कर सकती हो, एंड इमीडिएटली you will feel that change. मतलब I personally have felt 4 साल के करे हुए एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, I do this to me कि नहीं ज्योत्सना you have done this, मतलब I talk to myself, अगर कभी कभी कोई मुझे योगा देख करते हुए देख ले गए हैं पागल हो गई, so I give myself a pep talk, you have done this, you can do this, ये मतलब कर सकती हो तुमने किया हुआ है, आसपास भी किया हुआ है तो भी तुम कर सकते हो, और गिरोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे। सो वो जो एक फियर ऑफ फॉलिंग है, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू इट है, फियर ऑफ कैसे अनलॉक होगा, एंड वो जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है और एक जो मेंटल ब्लॉक है वो ऐसे ही दूर होता है। बट द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, नॉट वन डे थिंग, आपको रोज करना पड़ेगा। जो मतलब ये कहना चाह रही हैं आप कि हमको उस समय दिमाग को स्थगित करना पड़ता है, बाकी चीजें फोकस खुद ही कर हो जाएगा आपका दिमाग, अच्छा। वरना आसन होगा नहीं ना। आप अगर कुछ सोच रहे हैं और आप हेड स्टैंड कर रहे हैं तो आपका बैलेंस ही नहीं बनेगा ना, फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपकी बॉडी ना खुद ही अलाइन होने लगती है, सारे फैक्टर्स जैसे फिजिकल सेल्फ, मेंटल सेल्फ और सोल, ये सब खुद अलाइन होने लगता है। सो यू वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल फील दैट कि चीजें अलाइन हो रही हैं। आपका दिमाग अब तो मेरा ज्यादा सोचता नहीं है, खुद ही उसको पता है ऐसे ही जानना है, ऐसे ही होना है। तो आप अगर ज्योत्सना के सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएंगे, खासकर इंस्टा पे जाएंगे, तो कुछ वीडियोस ऐसे हैं मैं भी चौंक गया कि ये लड़की क्या कर रही है, सब कुछ मोड़ मार के इतनी सी हो जाती है बैग में पैक होने लायक हो जाते हैं। हाँ, तो आप चौंक जाएंगे। तो ये सब 4 साल में, मतलब मैं ताजुब हो रहा है मुझे कि सब कुछ इन 4 साल में किया आपने इतना सारा। मेरे 4 साल के हिसाब से बहुत सारे गोल्स थे, मैं अभी पीछे चल रही हूँ। ओह, मैंने सोचा था मैं 4 साल तक I'll unlock few more things, हाँ, लेकिन वी हैव टू, हमें अपने शरीर की भी सुननी चाहिए। जैसे आप अपने शरीर को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, सो आपकी बॉडी फिर प्रिपेयर नहीं हो पाएगी चीज़ों को मे बी लेवल अप करने के लिए। तो मैं बीच में फिर मैं एडवांस प्रैक्टिस में जाती हूँ, फिर बीच में मैं छोड़ देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है नाउ माय बॉडी नीड्स रेस्ट, क्योंकि जॉब भी है, फिर हैव टू मैनेज हाउस, हैव टू मैनेज अदर सोशल थिंग्स, और उन सब के साथ तो एक स्लीप का साइकिल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो माई बॉडी नाउ टॉक्स टू मी इन द सेंस कि मेरी बॉडी सिग्नल देती है। जैसे अगर कभी सुबह मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मुझे समझ आ जाता है कि आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, और जिस दिन नींद नहीं पूरी होती है उस दिन योगा अच्छा नहीं होता है, तो उस दिन मज़ा नहीं आता है क्योंकि बॉडी स्टिफ होती है। जिस दिन आप रात को अच्छे से सोते हो, सुबह अच्छे से उठते हो, तो आपकी बॉडी बिहेव्स अकॉर्डिंगली, उस दिन योगा बहुत अच्छा होता है। सो तो आई लिसन टू दैट कि आज मेरी बॉडी कैसा बिहेव कर रही है। कितना नींद सोती हैं आप? सर मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम 7 घंटे सोऊं। अच्छा। मैं 7 घंटे सोती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो 7 का जो साइकिल है वो 5 और 6 भी हो जाता है। और खाने का क्या शेड्यूल रहता है? खाना बिल्कुल घर का खाना, कोई मेरी स्पेशल डाइट नहीं है। एक बार मैंने डाइट की थी टू गेन वेट। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बोन स्ट्रक्चर है उसको थोड़े और मसल की ज़रूरत है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि वेट गेन करके, मसल मास गेन करके देखते हैं, फैट नहीं। तो मेरा 3 किलो कम हो गया। हाँ, तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बिल्कुल ठीक खा रही हूँ जो खा रही हूँ। मेरे जितने वाइटल्स हैं, विटामिन, मिनरल्स और ये D3, B12 सब ठीक हैं, तो इसका मतलब मैं ठीक खा रही हूँ। तो मैं घर का खाना खाती हूँ, बाहर का खाना मुझे जमता जचता नहीं है, और वो आदत भी नहीं डाली। पापा ने कभी बाहर का खिलाया नहीं। जिस वक्त स्वाद लगता है ना ज़ुबान को, उस वक्त कभी खिलाया नहीं। उन्होंने बोला कि बाहर का नहीं खाना है। गोलगप्पे और चुस्की उसकी बहुत चलती थी हमारे टाइम पे, बड़ा मन करता था। एक आधी बार छुप के खाई है, लेकिन फिर पापा ने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद खानी बंद कर दी। अच्छा, खाने वाली बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार खाने वाने की बात क्या हो गई, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज्योत्सना जो है देश को योगा सिखा रही हैं सुबह सुबह, तो योगा ट्रेनर के तौर पे मैं उन्हें पूछ रहा हूँ कि खाने का जो चक्कर है ये क्या है, मतलब कितना सर, क्या दिन भर आपका क्या रहता है रूटीन? खाना फैंसी नहीं होना चाहिए। अच्छा। आप जहाँ रहते हो वहाँ जो उगता है वो खाना चाहिए।
सीजनल ज़्यादा खाना चाहिए। और मैं आई कीप रीडिंग। तो जब भी मैं फूड न्यूट्रिशन पढ़ती हूँ, और स्वामी जी भी शो में कहते हैं, जब भी मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि आप जितना लोकल खाएंगे, जितना आपके जो आसपास चीज़ें हो रही हैं वो खाएंगे, उतना अच्छा आपका शरीर रहेगा। एंड खाने का प्रोपोर्शन ऐसे बैलेंस करना है कि आपकी आपकी प्लेट में प्रोटीन, फाइबर और फैट और कार्ब्स, इन सब का जो लेवल है, वो जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। मतलब प्रोटीन अच्छा। होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, देन फाइबर होना चाहिए टू डाइजेस्ट फूड, कार्ब्स जो आपको एनर्जी देता है, और उसके बाद फैट जो आपकी ब्रेन को नरिशमेंट करता है, गुड फैट। तो इन सब का अगर आप ब्लेंड ठीक रखेंगे तो आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप नो ऑफेंस टू द वेस्टर्न कल्चर, लेकिन अब आप पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, एवरीडे मील। हाँ, मैं कुछ ऐसे भी लोगों को देखती हूँ जो आसपास ही जो लंच के लिए बैठते हैं तो एक कोक की बॉटल ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना खराब कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। मे बी दे हैव नॉट रियलाइज्ड, शायद वो अवेयरनेस आई नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस लानी बड़ी ज़रूरी है। तो कोक इज़ नॉट गुड फॉर योर सिस्टम, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें विच आर नॉट गुड फॉर योर सिस्टम। एंड मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर का मत खाइए, आप खाइए, लेकिन आपको वो एक मॉडरेशन, वो एक लिमिट मालूम होनी चाहिए कि ये मुझे इतना नहीं खाना है, या हफ्ते में एक बार खा लिया या 15 दिन में एक बार खा लिया इज़ गुड इनफ। लेकिन ये एक बैलेंस होना चाहिए। तो मैं अपनी थाली में, अपनी न्यूट्रिशन प्लेट में ये बैलेंस रखती हूँ कि आई ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ। मैं अपना प्रोटीन भी अच्छा लेती हूँ, और पानी में ठीक पीती हूँ, क्योंकि जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और मीठा भी खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती हूँ। कुछ लोगों को जो मुझे जानते हैं उन्हें ऐसा लगता है शायद मैं मीठा चखती भी नहीं हूँ। मैं मीठा खाती हूँ, लेकिन आई हैव माई फिक्स टाइमिंग्स कि मुझे इस वक्त खाना है। मतलब आपका लंच डिनर का टाइम फिक्स है मोटा या मोटा फिक्स है, कभी 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 19-20 हो ऊपर नीचे जाता है, और जगह के हिसाब से आपको एडजस्ट भी करना चाहिए। तो इतना नखरा नहीं है। अगर कहीं, अगर कोशिश रहती है घर का मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो जो जिससे सरवाइव हो जाए वो मैं खा लेती हूँ। इतना कुछ फैंसी नहीं है। हाँ, बस गोवा में भी हम लोग चावल दाल ही खाते हैं। रोहित और मैं वंस वी वेंट टू गोवा, तो हम लोग से ना बहुत, हमसे बाहर का खाना खाया नहीं जाता है। तो हम लोग ढूंढते हैं कि कहीं देसी सा कुछ मिल जाए, छोटा सा भी दाल चावल ही मिल जाए, रोटी सब्जी मिल जाए। तो अब गोवा में बड़ा मुश्किल हो गया। एक जगह हमें मिली तो हमने बोला अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे, हमें दाल चावल ही दे दो। सो वो वाला सिस्टम है। तो प्री योगा और पोस्ट योगा मतलब ज्योत्सना को कितना बदला योग ने, कितना चेंज आया आप में? जो मुझे लोग शुरू से देखते हैं, दे हैव सीन मी इवॉल्व एंड दे हैव सीन मी ग्रो। उन्होंने वो चेंज भी देखा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, जो मुझे लिखते हैं कि जब आपने योगा शुरू किया था और अब आप जो पहुंच गए हैं, बहुत चेंज है। सिर्फ एक्सटर्नल चेंज नहीं है, इंटरनल चेंज है। आई हैव changed as a person physically, I have changed as a person mentally, and for my own good. जैसे पहले I was little thin, on a thinner side. अभी I have good muscles. मेरे शरीर में फैट नहीं है, it is good muscles. जिसको मैंने बढ़ाने के लिए एक बार डाइट भी की थी। अच्छा, वजन कम हो गया था उसमें। और मेरे अंदर पेशेंस का लेवल बढ़ा है, एक्सेप्टेंस का भाव आया है। मुझे लगता है थोड़ा सा और लाने की ज़रूरत है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस का भाव आया है। और मैं थोड़ी सी काम हुई हूँ। मैं जैसे आई हैव अ मॉन्की माइंड, जैसे मेरा दिमाग इधर उधर दौड़ता रहता है। ये मैंने इंस्ट्रक्टर से भी योगा सीखा है। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे बोला था कि यू हैव अ मॉन्की माइंड, मतलब ही ऑब्जर्व्ड दैट कि आप एक आसन करती हो फिर सोचती है अगला आसन। सो आई हैव दैट मॉन्की माइंड। तो वो भी थोड़ा सा मॉन्की माइंड काम हुआ है। और पेशेंस बहुत बढ़ गया है। मतलब पेशेंस के साथ साथ अभी जो मेरा एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो बेसिक इंस्टिंक्ट भी, और जो कुछ टाइम पे जो मतलब कुछ विद लाइफ सप्रेस हो गया था, वो थोड़ा सा अभी ऊपर आ गया है। एंड मतलब और अब मैं सोच रही हूँ क्या बताऊँ, मैं सोचूं क्या बताऊँ। अच्छा, जैसे आमतौर पे एक धारणा ये है, जैसे हम लोग अगर हम जिम जाते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ लगता है कि
मतलब उसमें कुछ लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं। योगा को लेके ये है कि थोड़ा धीमापन है उसमें, थोड़ा स्लोनेस है। तो इसको आप कैसे मतलब वो करेंगे कि आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे कि योगा मतलब धीमा पकता है, मीठा पकता है, क्या कहेंगे? या जैसे हम लोग कहें कि नहीं यार योगा कैसे करेंगे, हम लोग जैसे यहाँ हैं, हमें लगता है कि जब हम जिम में जाते हैं, कुछ बॉडी शॉडी का काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो लगता है कि कुछ काम इंस्टेंट हुआ। रिजल्ट आता है। हाँ, तो दिखता है, हाँ। पसीना आता है, वो आता है। योगा में आप बहुत स्लो है, क्या ऐसा है, क्या इसके रिजल्ट के में वो है कि आप योगा में बहुत टाइम लगता है इसलिए लोग मतलब जाते नहीं हैं उस तरफ, कई लोग ऐसे? सर मुझे मतलब कुछ कुछ लोगों से मैंने ये सुना है, जैसे आई कीप मीटिंग पीपल, वी कीप टॉकिंग अबाउट हेल्थ और ये सब, तो देर आर फ्यू पीपल, जैसे मुझे पूछते तो योगा बोरिंग नहीं लगता है, मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे जिम बोरिंग लगता है। तो मैंने पूछा आपको योगा क्यों बोरिंग लगता है, तो कहते योगा इज़ लिटिल स्लो, थोड़ा सा स्लो है और उसका जो रिजल्ट है वो स्लो है। आई डोंट नो मतलब कैसे स्लो है, क्या स्लो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम तो आपको चीज़ों को देना चाहिए ना, टू एक्सप्लोर एंड टू अंडरस्टैंड। जैसे योगा डज नॉट वर्क ऑन वन लेवल, gym might work on one level, or maybe gym is not slow for some people, लेकिन योगा वर्क्स ऑन डिफरेंट लेवल। वो आपके फिजिकल एस्पेक्ट, आपके मेंटल एस्पेक्ट, आपके सोल एस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करता है। और ये सारी चीज़ें जब अलाइन होती हैं तो आपकी लाइफ अलाइन होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी रीजनिंग पावर, ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ती हैं। कोविड के टाइम पे आप देख लीजिए, डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे कि आप योगा करिए, आप अपनी प्राण पे ध्यान दीजिए, आप ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, तो सो मेनी थिंग्स गेट अलाइंड। बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो योगा से ठीक होती हैं। तो मुझे लगता है एक इस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए। प्लस सबका अपना इंटरेस्ट है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को जिम योगा नहीं पसंद है, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है। सो मेरा उस पर कोई कॉमेंट नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप अगर जिम भी जाएंगे ना, बहुत सारी जिम में जाने से पहले आप वार्म अप्स करते हैं, तो बहुत सारे वार्म अप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम योगा ओनली। और फिर आप अपना जो भी आपका हेवी वर्कआउट है उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करते हैं, विच दो स्ट्रेचिंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम योगा ओनली। तो समहाउ लोगों की लाइफ का पार्ट है। हाँ, बट ये है कि जैसे जिम में ना थोड़ा सा फास्ट पेसी चीजें चलती है ना, योगा में क्या है ना कि आप जितना स्लो करेंगे, जितना आप अपनी ब्रेथ को फील करके करेंगे, उतना अच्छा आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा। जैसे फॉर सपोज मैं एक हेड स्टैंड कर रही हूँ, तो मैं जितना जल्दी हेड स्टैंड करूँगी ना, मैं उतनी जल्दी मेरा फोकस हिलेगा। मैं उतनी जल्दी गिर सकती हूँ, मतलब मेरे चांसेस हैं गिरने के। लेकिन मैं जितना फोकस्ड होकर अपनी ब्रेथ को अलाइन करके करूँगी, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका बेस रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, प्लस वो एक साथ बड़ी सारी चीज़ों पे काम करेगा। जैसे हेडस्टैंड इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी स्ट्रेंथ दैट यू रिक्वायर इन बॉडी। जैसे आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके ये फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी नेक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके जो हिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके थाई स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बॉडी का बैलेंस अच्छा होना चाहिए, वो अलाइनमेंट होना चाहिए। हेडस्टैंड बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन जब व्हेन यू डू इट विद योर ब्रेथ, आपकी बहुत सारी और चीज़ों पे काम हो रहा होता है। तो जो आसन में अनलॉकिंग कहती हूँ ना, वो इन्हीं प्रोसेसेस में अनलॉक हो रहा होता है। सो मैंने जो हेड स्टैंड के बाद जो ट्राइपॉड हेड स्टैंड किया, मैंने वो इसी प्रोसेस में अनलॉक किया। सो आई डिड इट स्लो, आई ट्राइड टू फोकस मोर, आई फोकस्ड ऑन कि मुझे ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे करना है। सो मेरी बॉडी वो स्ट्रेंथ बनाती गई अगले उसके लिए। सो मुझे अच्छा लगता है, मतलब आराम से धीरे धीरे काम हो रहा है, फील कर रहे हैं आप सब कुछ, तो वो रॉनेस रहती है। अच्छा, हम लोग जब पहाड़ों में थे तो ऊपर नीचे जाना और पूरी दिन भर बॉडी जो है मतलब योगा करती रहती थी। अब हम मैदानों में हैं, बैठे हैं, दिन भर काम ऑफिस में हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके लिए कितना उपयोगी है योग, कितना उपयोगी, कितना ज़रूरी है योग? ये तो सर योग तो सबके लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आप इसे कंपल्शन करके करिए, या आप इसे हॉबी करके परस्यू करिए, या आप इसे लाइफस्टाइल बना के परस्यू करिए। आपने एग्जाम्पल खुद ही दे दिया कि हम लोग जब पहाड़ में थे तो पहाड़ों में चलना फिरना खूब होता है। फिर औरतें बड़ा काम करती हैं, घास काटती हैं, तो यू सिट,
तो आप अपनी बॉडी के अलग पार्ट पे काम कर रहे हैं, घर की आप सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, तो आप अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जो बॉडी है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली वर्किंग, और जब तक आपका शरीर चलता रहेगा तब तक आप जवान हैं। हाँ। आप जब अपना शरीर चलाना बंद कर देंगे, आपको धीरे धीरे बीमारियां घेरना शुरू कर देंगे। आप देखिए ना कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, उसकी मतलब जैसे इवेंचुअली व्हेन ही ग्रोज अप, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बचपन में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता है उसकी बॉडी स्टिफ होने लग जाती है, क्योंकि वो जितना एक्टिव बचपन में होता है वो एक्टिवनेस धीरे 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 बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। जिस लेवल की मैं एक्टिवनेस की बात करें, उस वजह से हमारा जो शरीर है वो स्टिफ होने लगता है। आप वो कहते हैं ना, इंजन को जितना काम कराओगे उतना स्मूथली वो चलेगा। अब आप इंजन में काम होना बंद हो जाएगा, मशीन चलेगी नहीं, तो फिर उसमें जंग लग जाएगा। सो इट वर्क्स ऑन दैट। वही अब क्या हो गया है कि सबके ऑफिसेज हैं, डेस्क जॉब हैं, और मे बी स्टैंडिंग जॉब्स हैं, और टाइम नहीं मिलता है, हेक्टिक शेड्यूल्स हैं शिफ्ट मैनेज करने का। तो इसलिए इतनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो पहले होती नहीं थी। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं अब जो शायद पहले कभी नहीं होती थी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था नहीं। खान पान भी अच्छा था, फिजिकल मूवमेंट भी बहुत सारा था, डिस्ट्रैक्शंस भी कम थे। तो अब वो सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इतना तो हमें अपनी बॉडी के लिए करना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, तो आप हाउ विल यू डू थिंग्स, आप काम कैसे करोगे, एंड फॉर व्हाट यूज। मतलब आपने इतना पैसा कमा लिया और आप बीमार हो, क्या फायदा उस पैसे का। कम कमाओ, अच्छे रहो, अच्छी सेहत के साथ कम पैसा कमाओ, सो दैट आप यू कैन एंजॉय योर बॉडी, योर बॉडी कैन एंजॉय गुड क्लोथ्स, और मे बी मतलब आपको थोड़ा वो अंदर से फिट फील हो, अच्छा एक्टिव फील हो, हेल्दी फील हो। तो ये एक फीलिंग भी ज़रूरी है। few people may not agree to what I am saying, but मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले सेहत है, आप जितने अच्छे रहेंगे उतने प्रोडक्टिव आप रहेंगे, तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। सो आधा घंटा तो निकाल सकते हैं। तो ज्योत्सना के टिप्स याद रखिएगा, बहुत उपयोगी हैं, और क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर चुकी हैं, कर रही हैं, इसलिए उनको I मतलब I want to and I will try to continue it to the time I can। मतलब अब ये छूट नहीं रहा है मुझसे, अब ये रहेगा मेरे जीवन का हिस्सा। तो इसलिए उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुझे लगा कि ज्योत्सना से बात करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आखिरी में ज्योत्सना, टनकपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली एनसीआर, ये पूरी जर्नी को आप कैसे देखती हैं? ये ज्योत्सना पाटनी जो वहाँ से चली थी, यहाँ तक पहुँची, और आज जो है इस मुकाम पे हैं कि लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके योग जो वो कर रही हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये जो जर्नी थी उस पहाड़ की लड़की की यहाँ तक की, इसे आप अभी तक कैसे आंक रही हैं? I never realized, मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपने बोलना शुरू किया तो मैंने रियलाइज करना शुरू किया। I've come a long way. I wish to go further. मैंने बहुत इवॉल्व किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने अपने बिलीफ वैल्यू सिस्टम को बड़ा इंटैक्ट रखा है, और आई हैव लर्नड इम्पोर्टेंस ऑफ so many things, और मतलब whatever I am doing right now, I feel very blessed and grateful कि मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, मेरे पास वो एबिलिटी है, और मेरे पास वो मौका है to showcase the skill, or maybe to showcase the knowledge that I have to people around। और it's not कि impact नहीं पड़ रहा, उसका impact भी पड़ता है, लोगों के मुझे feedbacks आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि with a sense of all these things comes a sense of responsibility also। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ कहूँ नहीं, मैं करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, और बहुत सारे बदलाव मैंने सिर्फ अपने अंदर इसलिए लाए हैं कि मतलब आई डोंट वांट टू प्रीच पीपल, है ना, आई वॉन्ट टू टीच माई सेल्फ, एंड देन आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कहना है, मैं करती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, और मैं वही सारी चीज़ें बोल रही हूँ जो मैं करती हूँ। तो एक वो प्रिंसिपल वाली बात होगी कि सिर्फ जाके ज्ञान नहीं देना, मैं करती हूँ। मैंने कोशिश की है कि मैं अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाऊँ। टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आई मेक श्योर मैंने मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी हैं। मेरा सर्कल उस वजह से बड़ा छोटा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है।
और जर्नी इज बीन फैब्युलस और आई हैव लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारी मुझे और चीज़ें करनी हैं और मेरे साथ आई डोंट नो कैसे हो रहा है, लेकिन पता है एक अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है। जैसे journalism happened to me, anchoring happened to me, then sports happened to me, sports anchoring, and I did entertainment anchoring also. Then yoga happened to me. Now I am trying something new. मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूज़िक सीखूंगी. आई एम लर्निंग म्यूज़िक एंड आई डोंट नो आई डोंट नो मतलब आप मुझे अगर गाने को बोलेंगे ना, मैं उस लेवल का सीख नहीं पाई हूँ, मैं अभी सिर्फ सुर सीख रही हूँ. आप सोचिए मेरे घर में अगर आप कभी किसी से मिलेंगे, इफ़ यू मीट माई हस्बैंड ऑल्सो और माई ब्रदर्स और मे बी माई पेरेंट्स, आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ बड़ा म्यूजिक का कल्चर है. हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था, सब कुछ फिक्स था ना, सुबह उठना है, रनिंग जाना है, फिर स्कूल जाना है. तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ सबके जीन्स में स्पोर्ट्स है, लेकिन म्यूजिक किसी के जीन्स में नहीं. ऑल्दो माई फादर डांसेस वेरी नाइस एंड ही सिंग्स ओके, लेकिन हम लोगों में शायद वो जीन्स आया नहीं और मे बी हमने एक्सप्लोर नहीं किया. सो व्हेन आई मेट माई हस्बैंड, सो ही रोहित गेव मी अ सेंस ऑफ म्यूजिक. मुझे अच्छे संगीत से ना रोहित ने इंट्रोड्यूस कराया. बहुत सारे अच्छे सिंगर्स ही हैड मेड मी लिसन. तो मुझे ऐसा लगा जी, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि आज से पहले मुझे कभी ऐसा नहीं लगा. मुझे ऐसा लगता था म्यूजिक एंड ज्योत्सना डोंट डू वेल, डोंट जेल वेल. तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई कैन ट्राई. मतलब नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया. एंड सर मैंने जब से म्यूजिक सीखना शुरू किया है, जब मैं अपने टीचर के पास गई, मैंने बोला देखिए मुझे पता नहीं है मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर आपको लगता है मैं कर सकती हूँ तो मुझे कुछ महीने सिखा के देखिए. तो अभी वो मुझे कुछ महीने से मेरे म्यूज़िक टीचर सिखा रहे हैं और आई एम डूइंग ओके. मतलब मैं अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा कर रही हूँ. मतलब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए इतना भी नहीं सोचा था. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस ऑल्सो. सो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद म्यूजिक ऑल्सो. सो ही सेड कि वोकल के लिए मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रही हूँ, इंडियन क्लासिकल. तो वोकल के लिए यू नीड टू लर्न सम इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो. तो ही सजेस्टेड टू लर्न ये हारमोनियम. तो मैं उन्हीं के हारमोनियम पे सीख रही हूँ. तो मेरा वोकल तो हो रहा है, वोकल की स्पीड थोड़ा स्लो है, हारमोनियम की स्पीड फास्ट हो गई है. तो मेरा हारमोनियम में फिंगर सेट हो गए हैं, मुझे मज़ा भी आ रहा है. तो मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा लग रहा है म्यूजिक रह जाएगा, वोकल रह जाएगा और वो वाली गाड़ी फास्ट हो जाएगी. तो बट एंड यू नो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जैसे कई बार आपका मूड अच्छा नहीं होता है या मतलब थिंग्स डोंट गो एज पर योर प्लान, तो थोड़ा सा मूड अपसेट होता है. म्यूज़िक मुझे एकदम से काम डाउन करता है. जैसे मुझे मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, जैसे मुझे मेडिटेशन काम डाउन करता है, म्यूज़िक भी मुझे वही. म्यूज़िक इज़ वेरी मेडिटेटिव, इट काम्स मी डाउन. जैसे कई बार आई डू नॉट फील गुड और आई डू नॉट फील हैप्पी, इफ़ आई थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स और मे बी आगे कैसे होगा, तो कई बार आप सोचते हो ना, आपको लगता है अरे यार ये रह गया वो रह गया. तो और मे बी कभी मूड अच्छा नहीं होता, तो आई लिसन टू म्यूजिक नो, सो इट अपलिफ्ट्स माई मूड. सो आई नेवर अंडरस्टूड द पावर ऑफ म्यूजिक कि भाई आपको संगीत ऐसे भी बदल सकता है और आपके लिए इट कैन वर्क एज अ मेडिसिन. So because I have now started exploring it, so have now started liking it. और जिसको म्यूजिक का मौ नहीं मालूम था, वो सुन के बता देती है ये कौन सा सिंगर है अपनी जनरेशन का. मतलब थोड़ा सा वो सर्कल छोटा है, लेकिन हाँ मतलब मैं सुन के बता सकती हूँ कौन गा रहा है. एक दिन हम जो है ज्योत्सना को भी सुनेंगे, महफिल लगाएंगे. एंड आई यू डोंट नो दिस, बट आपका भी बड़ा एक रोल है अच्छा म्यूजिक में. अब कितनी बात हो रही है तो आई वॉज नॉट अवेयर कि आप तबला बजाते हैं. सो मैंने आपकी फेसबुक पे बड़ी स्टोरीज देखी हैं तबला बजाते हुए. तो जो ये दिमाग में विचार है ना सीखना चाहिए, तो इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली आपका तबला भी उसमें है. मैं यार मतलब इफ पीपल कैन मैनेज, इफ यू कैन मैनेज योर प्रोफेशनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ एंड दिस क्रिएटिव साइड ऑफ योर्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी सीखना चाहिए. तो ये सब मैं अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रही हूँ हॉबीज. वेरी नाइस. तो आखिर में आते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज्योत्सना पाटनी का अल्टीमेट गोल क्या है, या जैसे चल रहा है चलने दो, कहीं तो जाएंगी. नहीं मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो. एक डायरेक्शन है. मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि ये करके ही डायरेक्शन पे पहुंचना है.
आई वॉन्ट टू इंजॉय द जर्नी। हाँ। सो मैंने इतना अपने आप को वो दिया है कि मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। मैंने कोई बहुत अच्छा। ज़्यादा अपने लिए टाइम लिमिट नहीं रखी है। हम्म। और कुछ इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं विच हैव टॉट मी कि देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग दैट हैपन इन योर लाइफ। सो नाउ उस विजडम के साथ आई गो विद द फ्लो, बट आई हैव few defined things। मैं मतलब I put in work accordingly and I go with the flow। मतलब मुझे कोई बहुत हाथ पैर नहीं मारती हूँ कि यही करना वही करना, इतना नहीं करती हूँ मैं। I just want to enjoy the journey। और मुझे ना बहुत जल्दी सब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, फिर वो ना सैचुरेशन भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें होती रहें, सो मैं उसे इंजॉय करती रहूँ, इतना पेशेंस है। मुझे बहुत एकदम से मतलब सीख लिया, अब सैचुरेशन आ जाए फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, वैसी लाइफ नहीं चाहिए। मतलब चल रही है पेस के साथ, हो रही है, बहुत तेज नहीं है बहुत स्लो नहीं है, थिंग्स आर हैपनिंग, आई एम एंजॉइंग, हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे यही चाहिए मैं इसी के पीछे भाग रही हूँ। सो इफ अगर हम एक चीज़ के पीछे भागेंगे तो दूसरी छूट जाएगी, दूसरी के पीछे भागेंगे तो तीसरी छूट जाए। सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि मैं एक बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, कि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों का बैलेंस मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस के साथ प्रायोरिटीज़ सेट करती हूँ कि अभी ये इम्पॉर्टेंट है, अभी ये इम्पॉर्टेंट है। सो आई एम अभी वर्किंग ऑन दैट, ऐसे चल रहा है। तो ज्योत्सना पाटनी को आपने सुना, I've never talked this much। बॉक्सर ज्योत्सना, एथलीट ज्योत्सना, एंकर ज्योत्सना, स्पोर्ट शो की एंकरिंग करने वाली ज्योत्सना, योगा सिखाने वाली ज्योत्सना, और अब म्यूजिक में घुसी हुई ज्योत्सना। तो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। और आप देख ही रहे हैं ज्योत्सना जो है, जो कर रही हैं। हाँ, मैं म्यूजिक सीख लूंगी ना, फिर मैं डांस भी सीखूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी की शिकायत थी कि तुम्हें डांस करना नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला, मे बी 10 years डाउन द लाइन आई विल लर्न। मतलब मुझे सीखना है, मुझे सीखना बड़ा अच्छा लगता है, और मैं अपनी मम्मी की वो भी शिकायत दूर कर सारे घर वालों की शिकायत दूर हो जाएंगे। वाह। नो बट इवेंचुअली जैसे जैसे एक्सप्लोर हो रही है ना चीज़ें, तो समझ में आता है कि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ लिबरेशन। वो वाली फीलिंग आती है। तो ज्योत्सना पाटनी, अब क्या कहें, बहुत मजा आया और बड़ी सारी बातें हो गई। बोरिंग तो नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि आपने कुछ किया है, अचीव किया है, और आप, मैं चाह भी रहा था कि आप लोगों तक पहुंचाएं कि आप कैसी यात्रा रही, कैसे क्या किया। कई लोगों के लिए वो लर्निंग का रहता है कि हाँ यार, ये बात कह रही हैं तो कुछ अथॉरिटी के साथ कह रही हैं, तो ये भी एक ज़रूरी था। और आपकी जर्नी तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आया बात करके। और मुझे आपने समय दिया ज्योत्सना पाटनी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। अब मैं आती रहूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए, इतना इतना धैर्य रखने के लिए। वैसे ज्योत्सना जो योगा करके जो धैर्य ज्योत्सना ने बताया, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। हालांकि हम भी सीख रहे हैं और इनसे सीख रहे हैं, जो इन्होंने अभी हमें बताया कि धैर्य कितना ज़रूरी है। तो चीज़ें होती रहेंगी जीवन में, लेकिन धैर्य भी बहुत ज़रूरी है। तो ज्योत्सना, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।